हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। आपका सारा का सारा सिलेबस इस एक वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना है। तो देखिए, अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज, और इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता देता हूं आपकी यहां पर यूनिट 2 है, वो HTML कोडिंग वाली, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसको किसी भी कंडीशन के ऊपर मिस नहीं करना, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना। इस अकेले यूनिट का वेटेज कई बार 20 मार्क्स हो जाता है, तो मतलब आधा पेपर केवल और केवल यूनिट 2 से आएगा, तो उसको आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। अब हर बार क्या होता है कि हम लोग जब भी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको भी मजा आता है और मुझे भी मजा आता है। तो आज मैंने एक रिसर्च किया कि हमें ना बहुत ऐसी चीजें होती है जो कि हमें देखते याद रहती है, जो कि आंख बंद करने के बाद भी याद होती है। तो अब आपको क्या करना है, बस जल्दी से कमेंट सेक्शन में खोलना है और उसको आंख बंद करके कुछ भी टाइप करने की कोशिश कर रही है। देखते हैं कि क्या आप सही ढंग से अपना नाम टाइप कर पाते हो या नहीं कर पाते। बहुत ज्यादा फन एक्टिविटी है, एक बार आप करोगे तो आपका भी माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा, आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली जो यूनिट आती है वो आती है हमारी नेटवर्किंग। अब देखिए, इसमें मतलब क्या होता है नेटवर्किंग का। अब देखिए कि आप कहीं पर इस इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने पर बैठे होंगे, मुझे नहीं पता आप कैसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, इनफैक्ट मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता, लेकिन फिर भी हम लोग कैसे कनेक्टेड हैं? क्या हम लोग किसी वायर से कनेक्टेड हैं? नहीं कनेक्टेड। हम कैसे कनेक्टेड है? एक वायरलेसली कनेक्टेड है। और ये क्या होता है? यही होता है एक तरीके का इंटरनेट, जहां पर कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। और जब इसमें प्रोटोकॉल्स फॉलो होने लग जाते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं इंटरनेट। वहीं पे अगर सारे के सारे कंप्यूटर्स वगैरह आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसको कहा जाता है एक नेटवर्क। तो अब देखिए, इनकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए कि यहां पर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होती है। नेटवर्क की डेफिनेशन ये होती है कि नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, सर्वर्स, राउटर्स दैट कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज यूजिंग अ वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि जो डेफिनेशन पूछी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, वो पूछी जाती है लेन की। लेन का क्या होता है? वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं पे वेन का क्या होता है? वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और वहीं पे जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट क्या होता है कि इंटरनेट इज अ सिस्टम। क्या है इंटरनेट? ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का, जो कि कम्युनिकेट करता है यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, जो कि होते हैं TCP और IP, जिसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। इट इनेबल्स द यूजर टू एक्सेस द एंड शेयर द इंफॉर्मेशन, सेंड ईमेल्स, ब्राउज वेबसाइट एंड कनेक्ट थ्रू वेरियस ऑनलाइन सर्विसेज। ये जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हम लोग काम में लेते हैं, तो ये सब किसके थ्रू होती हैं? इंटरनेट के थ्रू होते हैं। तो ये बात आपको इसमें पता होना चाहिए। अब इसके बाद में जो आता है नेक्स्ट, अब इंटरनेट की भी कुछ कुछ चीजें होती है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ये तो बेसिक इंट्रो था। अब आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो आता है वो आता है worldwideweb.com। अब ये क्या होता है? जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो, आपने लिखते हो कि www. वो आपकी जो फेवरेट वाली वेबसाइट हो जिस पर जाते हो ना, मैं सब जानता हूं कि कौन सी पर जाते हो, जैसे कि हमारी वेबसाइट हो कोई google.com। तो अब ये क्या होता है कि ये जो है एक तरीके से, ये क्या होता है, आप ये मानिए कि एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर कि वेब पेजेस कनेक्टेड होता है। अब जैसे कि गूगल जो है, गूगल के ऊपर बहुत सारे वेब पेजेस कनेक्टेड होते हैं। हम लोग किससे एक्सेस करते हैं? उसको वेब ब्राउजर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है यहां पर वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब। तो अब हम लोग एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस एंड मल्टीमीडिया कंटेंट एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट यूजिंग द वेब ब्राउजर। अब जैसे कि आप क्रोम के ऊपर जाते हो और आप टैब खोलते हो और आप उसमें लिखते हो www. जो आपकी फेवरेट वेबसाइट है .com, तो वहां पर क्या होता है? बहुत सारी वेब पेजेस होती हैं। आपको वहां पर कई बार वीडियोस भी दिखती हैं, उसमें ऑडियो भी रहता है, कई बार इमेजेस भी रहती हैं। तो ये जो सब चीजें होती हैं, ये किसके ऊपर इनलिस्ट होती है? ये पूरा पूरा जो सिस्टम होता है कनेक्टेड, उसको ही हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। और इसी के साथ में ये कैसे ऑपरेट होता है? ये HTTP को यूज में लेकर के ऑपरेट होता है। और फिर इसके बाद में यहां पर जो यूजर्स होते हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर? वो हाइपर लिंक्स के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर शिफ्ट होना। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेब सर्वर। अब देखिए, वेब सर्वर का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि एक बार आप ये बात सोचिए कि अगर ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये मैं कहां पर बना रहा हूं? ये मैं बना रहा हूं मेरे कैमरा के अंदर, ठीक है। अब ये मैंने मेरे कैमरा में वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन क्या ये वीडियो अगर आपको देखना होगा तो आपको मेरे कैमरा का एक्सेस चाहिए होगा। लेकिन मेरे कैमरा की एक लिमिट है कि ये कितना स्टोर कर सकता है। ये बस 128 GB तक की वीडियो स्टोर कर सकता है। और जो मेरे मैक की पावर है वो कितनी है? वो है 1 TB की। लेकिन जब मैं 5 से 7 वीडियोस भी अगर बना लेता हूं तो मेरा कैमरा फुल हो जाएगा, 20 से 25 वीडियो में मेरा मैक भी फुल हो जाएगा। तो क्या होगा? अब इसके बाद में वीडियोस बनाना बंद हो जाएगा। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो मैंने वीडियो यहां पर इस कैमरा के अंदर रिकॉर्ड किया है, अब इस वीडियो को अगर मैं किसी एक
ऐसी जगह पर भेज दूं जहां पर कि मेरे मोबाइल से निकलकर सर्वर पर चली जाए और जब भी यूजर को नीड हो तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो आपके पास में आ जाए। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो मेरे कंप्यूटर में नहीं है, ये यूट्यूब के सर्वर के ऊपर है कि जब भी यूजर को नीड होती है तो वो वीडियो उसके सामने आ जाता है। मतलब कि क्लाइंट की और जो उस सर्वर के बीच में डिफरेंशिएशन होता है, उनके बीच में जो बातचीत होती है, ये वेब सर्वर का काम होता है। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो कि वेब सर्वर करता क्या है? तो हम लोग इसे बोलते हैं कि वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर और अ सॉफ्टवेयर दैट स्टोर process and delivers the web pages to the user upon the request via HTTP या फिर HTTPS के थ्रू। जब भी यूजर रिक्वेस्ट करता है तो ही उसे वीडियो दिखाई जाती है। अब आपका मन ये वीडियो एग्जाम के बाद में थोड़ी करते हैं नहीं देखने का, तो यहां पर क्या करता है कि यहां पर आता है YouTube का एल्गोरिथम। अब YouTube का जो एल्गोरिथम आता है वो बोलता है कि अब बच्चा का पेपर हो गया तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो आपको एंटरटेनमेंट वीडियोस दिखाने लग जाएगा। तो ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद में आता है वेब क्लाइंट। अब वेब क्लाइंट क्या होता है? एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जैसे कि वेब ब्राउजर हो गया, जो कि क्या करता है कि रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस फ्रॉम द वेब सर्वर। कि अब आप डायरेक्टली किसी भी सर्वर के ऊपर जाकर के नहीं एक्सेस कर सकते अगर आपके पास में एक वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर क्या करता है? बेसिकली आपका और सर्वर के बीच में कनेक्शन बैठाता है। जैसे कि आपका और मेरा कनेक्शन तो दिल का है, लेकिन हमारा कनेक्शन ऐसे वाला कैसे बैठाएगा? वो किसके थ्रू बैठता है? वो बैठता है वेब क्लाइंट के थ्रू। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो? देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे वेब पेजेस एक साथ कनेक्टेड होते हैं। मतलब ये माने कि एक ऐसा पार्किंग स्टेशन है। जैसे कि मैं बोल देता हूं कि यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो लेते हैं Amazon का। ठीक है, Amazon क्या है? एक वेबसाइट है जो कि ई कॉमर्स से बहुत सारी चीजें सेल करती है। अब इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर बहुत सारे वेब पेजेस होंगे। एक होगा मोबाइल फोन का, ठीक है, जहां पर कि आपको टेक से रिलेटेड चीजें दिखेंगी। फिर सेकंड होगा आप लोगों का जैसे कि गैजेट्स का। फिर उसके बाद में जो थर्ड होगा वो होगा आप लोगों की अप्लायंसेस का। तो ये इस तरीके से बहुत सारे वेब पेजेस एक जगह पर आकर के कनेक्टेड रहते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो तरीके के वेब पेज होते हैं। ध्यान रखना, इस साल के सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया था कि कैसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं और डायनेमिक होते हैं। स्टैटिक का मतलब ये रहता है कि एक Amazon जो .in की वेबसाइट है वो सभी के लिए सेम है, लेकिन अब जैसे कि मानिए कि हमारा एक दोस्त है चुन्नू, जिसको कि फोन खरीदना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट फोन वाले पेज के ऊपर रहेगी, तो वो फोन वाले वेब पेज के ऊपर जाएगा। तो ये क्या हो गया? यूजर के अकॉर्डिंग जो वेब पेज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक वेब पेज। ये बात ध्यान रखिएगा। स्टैटिक मतलब कि हर एक यूजर के लिए सेम होता है, लेकिन डायनेमिक यूजर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें हम लोग इसे कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस होस्टेड ऑन ए वेब सर्वर एंड एक्सेसिबल वाया स्पेसिफिक डोमेन नेम। कि अब ये सारे के सारे जो हमने Amazon के ऊपर ये एग्जांपल के तौर पर लिया था, अब ये सारे के सारे Amazon.com के ऊपर होस्टेड है। अब आप चाहोगे कि फोन वाले आप एक्सेस कर लो, नहीं, ये Amazon के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। ये जो Amazon.com है ये है इसका डोमेन, जो कि एक स्पेसिफिक एड्रेस है इंटरनेट की दुनिया में। जैसे आपके घर का एक स्पेसिफिक एड्रेस है ना कि A56, तो इस तरीके से Amazon का भी एक स्पेसिफिक एड्रेस है इतनी बड़ी इंटरनेट की दुनिया में। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेब पेज। अब वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक ऐसा सिंगल डॉक्यूमेंट रहता है जो कि होता है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, जिसके अंदर क्या हो सकता है? टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं और लिंक भी हो सकते हैं। और इसको किसके थ्रू रिटर्न किया जाता है? इसको HTML के थ्रू लिखा जाता है। बस आपको यह बात ध्यान रखनी है कि वेब पेजेस के अंदर एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें कि हम लोग टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर का काम क्या होता है? ये एक ऐसा ब्राउजर होता है या फिर एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो कि हमें क्या करता है? हेल्प करता है एक्सेस एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। कि जितने भी वेब पेजेस है इंटरनेट के ऊपर वो दिखाने का काम किसका है? वो है हमारे प्यारे से वेब ब्राउजर का। इसका एग्जांपल है मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया और ओपेरा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, बहुत सारे इसके ब्राउजर्स हैं। अब इसके बाद में एक सवाल है मेरा कि ये इंटरनेट को ऑन कौन करता है? कि ये जो जैसे कि आप लोग इंटरनेट के ऊपर जाते हो, गूगल के ऊपर जाते हो, तो ये इंटरनेट जो है इसका ऑनर है कौन? क्या ये वेब ब्राउजर इसके ऑनर हैं, या फिर इसका ऑनर गूगल है, या फिर कुछ और है? आपके बहुत ज्यादा एक ट्रिकी सवाल है कि इंटरनेट का आखिरकार मालिक है कौन? ये कौन इससे क्या कर रहा है? तो इसका रियल आंसर है कि इसका मालिक कोई भी नहीं है।
कोई नहीं जानता कि इंटरनेट कितना बड़ा है, कोई नहीं जानता कि इंटरनेट के ऊपर कितने वेब पेजेस है, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ वेब पेजेस हो सकते हैं, इतनी ही वेबसाइट्स हो सकती हैं। किसी को भी नहीं पता कि इंटरनेट क्या है, कैसे ऑपरेट होता है। बस ये आपको लगता होगा कि भैया इंटरनेट का मतलब 1.5 जीबी डेटा। नहीं भैया, ये जो 1.5 जीबी आपको डेटा दिखता है, ये सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि वेब सर्वर से आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले होती है। जैसे कि आप जो भी वेबसाइट वगैरह पर विजिट करते हो, उसमें जो डेटा लगता है, आपने इतना डेटा देख पाए हो, केवल और केवल 1.5 जीबी आप डेटा देख पाए हो, जो कि ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स का डेटा है, उसमें से आपने बस इतना ही डेटा देखा है। तो इंटरनेट का कोई भी रियल ऑनर नहीं है, इसके ऊपर बस कुछ वेबसाइट्स है जिनके ऑनर, जैसे कि गूगल का ऑनर अल्फाबेट है, तो इसी तरीके से इनके ऑनर है, लेकिन इंटरनेट का ऑनर कोई भी नहीं है। अब इसमें दो चीजें आती हैं। अब दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन के लिए आ सकता है कि ब्लॉग्स क्या होता है, न्यूज ग्रुप क्या होता है। अब ब्लॉग क्या होता है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, ध्यान रखना ये व्लॉग नहीं है। ये जो आजकल बोलते हैं ना, हेलो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग गाइस, तो ये वाले वो नहीं है, ये अलग है। ये होता है ब्लॉग, जैसा कि आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, जैसे बुक होती है ना, इसी तरीके से मानो कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंटरनेट पर आकर के आप पढ़ सकते हो। जैसा कि आपको पढ़ना है कि भैया व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड, तो वैसे ही अगर एक वेब पेज होगा, एक ब्लॉग लिखा होगा लोगों ने कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, तो वो होता है यहां पे ब्लॉग। तो अब हम लोग इसे क्या बोलते हैं कि एक ब्लॉग इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर इंडिविजुअल और अ ग्रुप पब्लिश रेगुलर पोस्ट ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, कि किसी भी एक टॉपिक के ऊपर वो अपने जो भी ओपिनियन होते हैं या फिर उसके रिगार्डिंग पोस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे फैशन हो गया, ट्रैवल हो गया, एजुकेशन हो गया, तो वो होता है यहाँ पे ब्लॉग, जिसके रिगार्डिंग की हर एक ग्रुप भी हो सकता है या फिर कोई भी एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। फिर इसके बाद में ब्लॉग्स आर इंटरैक्टिव एंड अलाउिंग द रीडर्स टू कमेंट एंड एंगेज इन द डिसीजन, कि यहां पर बस जो यूजर है वो कमेंट कर सकता है ताकि वो भी डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सके। लेकिन वहीं न्यूज ग्रुप में क्या होता है कि न्यूज ग्रुप इज अ ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म। यहां पर क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि इंडिविजुअल आते और पब्लिश करते, और ये क्या एक डिस्कशन फॉर्म है जहां पर कि लोग आकर के डिस्कस करते हैं। वेयर द यूजर पोस्ट मैसेजेस एंगेज इन द टॉपिक बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन, यहां पर वो बस कमेंट कर सकता है, लेकिन यहां पर वो अपने ओपिनियंस को भी बता सकता है। और फिर इसके बाद में यहां पर क्या आता है कि दे ऑर्गेनाइज इनटू कैटेगरीज अलाउिंग द पीपल्स टू एक्सचेंज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, कि जिसमें भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं, जैसे आपका क्लास में डिस्कशन होता है ना, उसी तरीके से होता है। जैसा कि मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि जब भी टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं तो वो क्या होता है, टीचर आपको बोल रहे हो तो आप उसमें बीच में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते, बस आप उनसे पूछ सकते हो कि आप इनको रिपीट कर दो या फिर आपको समझ में आया नहीं आया, इतनी सी बात होती है। जैसा कि अब आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताते हो, अब जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कोई भी चीज आपके मन में आ रही हो, जैसे कि आपका बैटरी परसेंटेज क्या है या फिर आप कौन सी कंपनी का फोन यूज में लेते हो, आप बस कोई भी चीज मुझे अगर कमेंट करके बता रहे हो, बस आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन वहीं पे मैं बोलूं कि आ जाओ मेरे साथ में बात कर लो, मैं भी आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, आपको कुछ चीज आती है, तो वो होता है यहां पर हमारा न्यूज ग्रुप। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, HTML हो गया, वेब एड्रेस हो गया और ईमेल एड्रेस हो गया। ये क्या होता है, तो HTML जो है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हम लोग नेक्स्ट यूनिट में अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कशन करने वाले, तो इसको हम लोग अभी ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, बस हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए इस यूनिट में। अब इसके बाद में जो आता है नेक्स्ट, वो है यहां पर वेब एड्रेस। अब भाई साहब ये वेब एड्रेस क्या होता है, वेब एड्रेस में आपको ध्यान रखना है URL होता है। URL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये क्या होता है कि एक वेब एड्रेस इज अ यूनिक लोकेशन ऑफ वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। की अब जैसे कि मान लो कि आपके घर की भी एक यूनिक लोकेशन होगी कि भैया यहां से निकल करके 5वीं गली में जाकर के राइट टर्न लेने के बाद में हनुमान जी के मंदिर से सीधा आप लोगों को 4 घर छोड़ के आना है तो मेरा घर मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपनी लोकेशन बताते हो। तो इसी तरीके से इंटरनेट की इतनी बड़ी दुनिया के अंदर एक वेब पेज की लोकेशन का जो पता रखता है वो कौन है, हमारा URL है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटोकॉल, इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे कि HTTP होता है और एक HTTPS होता है। ये HTTPS जो होता है ये काफी ज्यादा सिक्योर माना जाता है। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जैसे कि अब इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं और इसमें एक डोमेन नेम होता है और एक पाथ होता है उस एक स्पेसिफिक रिसोर्स तक पहुंचने का। जैसा कि आपके घर पे गूगल मैप आपको रास्ता बताता है,
तो इसी तरीके से ये जो URL है ये भी आपको रास्ता बताता है कि आप उस वेबसाइट तक कैसे पहुंच सकते हो। अब देखिए यहां पर सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है कि प्रोटोकॉल इज अ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज्ड, कि मतलब कि कौन सा एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज में लिया गया है, HTTP लिया गया है या HTTPS लिया गया, मतलब एक जैसे कि आप प्रोटोकॉल से मतलब समझिए एक रूल है कि इंटरनेट इस तरीके से वर्क करेगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें चलनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है कि आइडेंटिफाई द सर्वर होस्टिंग द वेबसाइट, कि कौन सा सर्वर है जो कि उस वेबसाइट को होस्ट कर रहा है, जैसे कि example.com हो गया, amazon.com हो गया, या फिर stockmarket.com हो गया, या फिर cryptotrading.com हो गया। ऐसे जो वेबसाइट्स होती हैं ये एक डोमेन होता है। जैसा कि आपका नाम है ना, आपका नाम होगा आयुष, पीयूष, टीयूष, जो भी आपका नाम होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि तुम्हारा नाम चुन्नू मुन्नू हो। तो अब एक काम करते हैं, एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि एक बार है ना, आज के बाद शायद तुम्हारे को कोई मतलब नीचे कमेंट भी करे देगा, तो चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अभी मेरे पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में है कि भैया हर किसी का घर का नाम क्या होता है। जैसे कि मैं मेरा नाम बताऊंगा ना यार, तुम हंसोगे यार, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तुम तुम्हारा नाम कमेंट करके बताना। फिर अगर मेरे जैसा किसी का नाम होगा तो मैं मेरा कमेंट कर दूंगा, देखता हूं कि कितने सारे स्टूडेंट्स का घर का नाम क्या है और कैसा है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है पाथ। अब पाथ क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पेज और अ फाइल ऑन द सर्वर, कि आपको किसी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाना है। जैसे कि जब आप अमेजोन के ऊपर जाते हो आपको फोन का दिखता है, फिर उसके बाद में अप्लायंसेस दिखते हैं, फिर उसके बाद में इस तरीके से एक पाथ होता है कि आप अमेजोन से इस तरीके से इस जगह पर जा सकते हो। तो इसी तरीके से एग्जांपल के लिए हो गया अबाउट अस। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेरी पैरामीटर। अब क्वेरी पैरामीटर मतलब ये होता है कि ये आप लोगों की एक एडिशनल डेटा जो होता है वो सर्वर को सेंड किया जाता है। जैसे आप फोन ऑन करते हो, आप यूट्यूब के ऊपर लॉग इन करते हो, तो वहां पर क्या होता है कि आपकी एक आईडी होती है, वो आईडी सर्वर को भेजी जाती है। फिर सर्वर देखता है कि अच्छा ये आईडी क्या देखती है, ये आईडी गेमिंग देखती है तो वो गेमिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस दिखाती है। वहीं पे ये आईडी क्या देखती है, एजुकेशनल वीडियो दिखाती है तो वो एजुकेशनल वीडियोस आपको रिकमेंड करने लग जाती है। तो ये काम होता है क्वेरी पैरामीटर का, लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा, बस आपको एक सिंपल सा यूआरएल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्या होता है कि एक ईमेल एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। ये बात पता होना चाहिए क्या काम में आता है, सेंड और रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। इट कंसिस्ट ऑफ अ यूजर नेम, इसमें क्या होता है एक यूजर नेम होता है और उसके बाद में एक @ सिंबल होता है और उसके साथ में एक डोमेन नेम होता है। जैसा कि आपकी ईमेल आईडी होगी, जैसे हमारी ईमेल आईडी है सक्सेस का रनवे @gmail.com। तो यहां पर जो gmail.com है ये क्या है, ये है हमारा यहां पर डोमेन, और उसी के साथ में आगे वाला ये जो सरनेम है जैसे कि सक्सेस का रनवे, तो ये क्या है, ये है हमारा यहां पर यूजर नेम। अब इसके बाद में इसमें लोकल पार्ट होता है जो कि यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जैसे कि आपकी कोई ईमेल आईडी होगी और @ एक सिंबल होता है जो कि क्या करता है कि सेपरेट करता है लोकल पार्ट को डोमेन से। बस ये काम होता है @ का। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हो गया। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल में बहुत सारी चीजें आएंगी, TCP आ गया, IP आ गया, SMTP आ गया, POP3 आ गया, HTTP आ गया, HTTPS आ गया। इन सभी की शॉर्ट फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले TC और IP, इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP का मतलब क्या, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे कि मानिए कि ये TCP है ना, ये कैसा है, ये सब कुछ रेगुलेट करता है, ये देखता है कि क्या यूजर तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच रही है बिना किसी एरर के, जैसा कि हमने अभी वीडियो बनाया। अब इसमें अगर मान लो कि ये कुछ और भेजने लग जाए, कि मैं बोल कुछ हो रहा हूं, आपको इंग्लिश में भेजने लग जाए या फिर उर्दू में भेजने लग जाए, फिर कोई ऐसी भाषा में भेजने लग जाए जो कि आपके पास में रिलेवेंट नहीं है, एरर आने लग जाए, तो ये सब जो कंट्रोल करने का काम है ये किसका होता है, TCP का। कि ये कंट्रोल करते हैं कि भैया सब कुछ सही ढंग से, सब कुछ चंगा भला चल रहा है। अगर सब कुछ अच्छी तरीके से चलता है तो ये उसको चलने देता है, अदरवाइज इंटरफेयर करता है। अब इसमें क्या आता है कि इट इंश्योर दैट द डेटा सेंड ओवर इंटरनेट अराइव इन द करेक्ट ऑर्डर एंड विदाउट एनी एरर, कि जिस ऑर्डर में मैंने बोला है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं 1 2 3, तो ये इसी ऑर्डर में यूजर तक जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको सुने 2 3 1, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये सब कंट्रोल करने का काम होता है हमारा TCP का। और वहीं पे IP का क्या काम होता है, IP बोलता है कि इट हैंडल द एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ अ डेटा पैकेट सो दे रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। ये एक तरीके का आप लोगों का, जैसे कि हमारे घर पे पोस्ट ऑफिस वाला आता है ना, वो सीधे ही हमारे पास में चिट्ठी ले आता है या फिर हमारा पार्सल सीधा वो ले आता है, तो उसी तरीके से हमारे इस IP का काम होता है कि करेक्ट एड्रेस के ऊपर डिलीवर करने का काम किसका है, वो है हमारा IP का।
और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है वो आता है SMTP। इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बात ध्यान रखिएगा कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है इसकी फुल फॉर्म, डायरेक्टली 1 मार्क में आपको देखने को मिल सकती है। अब इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस यहां पे होता है कि इट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग और ट्रांसफरिंग ईमेल्स फ्रॉम योर ईमेल क्लाइंट टू योर ईमेल सर्वर। कि आपकी जो ईमेल है, जैसे कि आप लोग एक क्लाइंट हो और यहां पर ये जीमेल को भेजने का काम कौन कर देगा? ये करेगा SMTP। और इसका फंक्शन क्या होता है कि आपकी जो ईमेल होती है वो सीधे ईमेल सर्वर के पास में पहुंच जाए। वहीं पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है POP3। अब POP3 का काम क्या होता है? ये होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। अब ये क्या काम होता है? ये आपको करता है कि इट इज यूज्ड फॉर रिट्राइविंग एंड डाउनलोडिंग द ईमेल्स फ्रॉम योर ईमेल सर्वर टू योर लोकल डिवाइसेस। कि हमारे डिवाइस के अंदर जो ईमेल्स डाउनलोड करेगा सर्वर से, वो किसका काम होता है? POP3 का काम होता है। इट इज लाइक अ पिकिंग अप अ लेटर फ्रॉम योर मेल बुक्स। कि आपके घर के बाहर लेटर आए हुए हैं और आप उसे उठा करके ला रहे हो, ये काम कौन करेगा? POP3 करेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसका क्या रीजन होता है कि ये क्या करता है कि दिस प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस फ्रॉम द सर्वर टू योर वेब ब्राउजर। कि आपके वेब ब्राउजर तक पहुंचाने का काम किसका होता है? वो होता है हमारा HTTP का। और इसका फंक्शन क्या होता है कि इट हैंडल द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज बिटवीन योर ब्राउजर एंड द वेब सर्वर। कि हमारा जो ब्राउजर और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कौन करता है? वो करता है हमारा HTTP। और फिर इसके बाद में आता है HTTPS क्या होता है? HTTPS होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये इसका क्या रीजन होता है? ये और ज्यादा सिक्योर वर्जन होता है HTTP का। HTTP में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन थोड़ी क्या हो सकती है? मिसमैच हो सकती है या फिर मिस इंफॉर्मेशन फैल सकती है, तो उसको सही करने का काम करता है HTTPS। बस आपको ध्यान रखना है HTTPS का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, आपको ध्यान रखना है। और इसका ये क्या होता है कि एक सिक्योर वर्जन होता है HTTP का, जो कि इनक्रिप्ट करता है डेटा को एक्सचेंज बिटवीन योर ब्राउजर एंड वेब सर्वर। इट इज लाइक हैविंग अ सिक्योर एंड प्राइवेट डिलीवरी सर्विस दैट इंश्योर्स दैट नो वन इंटरसेप्ट और टेम्पर विद योर इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि इनक्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है। मानिए कि आप और मैं एक ऐसे रो एजेंट हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन के ऊपर गए हुए हैं। आप इस कंट्री में हो, मैं इस कंट्री में हूं। अब मुझे आपको अर्जेंटली में एक मैसेज सेंड करना है, जैसा कि मेरे को हेलो ही भेजना आपको। लेकिन अब क्या होगा? ये मैसेज अब मैं आपको भेजूंगा एज ए मैंने मेल बॉक्स या फिर लेटर से आपको भेजा, तो यहां पर नीचे कोई तीसरा सी जो कि हमारा क्या है? दुश्मन है। अगर वो आएगा तो वो इस मैसेज को रीड कर लेगा। लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि ये जो हमारा मैसेज है हेलो वाला, अब मैं इसको करता हूं इनक्रिप्ट। मतलब कि मेरी एक कोडेड लैंग्वेज के अंदर लिखता हूं। ये लिखता हूं XTPH लिख दिया मैंने। ये हमने एक इंपॉर्टेंट कोड वर्ड बना दिया। और ये कोड वर्ड आपको पता है कि आप इसे कैसे डिकोड करोगे? मैंने ये जो इंफॉर्मेशन है इसको एक ऐसे डेटा के अंदर डिकोड किया जिसको कि आसानी से रीड नहीं किया जा सकता। इसी प्रोसेस को इंक्रिप्शन कहते हैं। फिर इसके बाद जब यूजर तक पहुंचती है तो यूजर इसको फिर से डिक्रिप्ट करके उस इंफॉर्मेशन को समझ लेता है। कि अगर इसमें ये जो सी वाला आदमी है घुसेगा तो इसको दिखेगा यार ये XTTP क्या है, ये उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि डेटा पूरा पूरा इंक्रिप्टेड होता है। तो यही काम होता है यहां पर HTTPS का, जो कि आपके और आपके वेब सर्वर के बीच में जो है डेटा को इनक्रिप्ट करके रखता है ताकि वो डेटा चोरी ना हो जाए। और फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है नेक्स्ट, वो आता है रिमोट लॉगिन हो गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, जैसे कि SSH हो गया, SFTP हो गया, FTP हो गया। ये सब के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आता है वो आता है SSH, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर सेल। अब इसका क्या पर्पस होता है कि इसका पर्पस ये होता है कि इट प्रोवाइड अ सिक्योर वे टू लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर रिमोटली एंड एग्जीक्यूट कमांड। कि आप किसी भी जगह पर बैठ करके किसी भी कंप्यूटर में, जैसे कि आप बैठे हो अमेरिका में और आपका कंप्यूटर इंडिया में, तो आप वहां से क्या कर सकते हो? कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो और उसको ऑपरेट करने के लिए आप SSH को काम में लेते हैं। फिर इसके बाद में आता है TELNet। अब ये क्या होता है? ये करता है कि ट्रांसमिट द डेटा इन प्लेन टेक्स्ट एंड मेकिंग इट लेस सिक्योर देन SSH। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि TELNet और SSH में से कौन सा ज्यादा सिक्योर होता है? SSH ज्यादा इसमें सिक्योर होता है। सेम काम इनका होता है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता, बस ये थोड़ा क्या होता है? लेस सिक्योर होता है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है RDP। अब देखिए
RDP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अब इसका क्या पर्पस होता है? इसका पर्पस ये होता है कि इट प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस टू कनेक्ट टू अनदर कंप्यूटर ओवर अ इंटरनेट, कि आपको किसी भी एक नेटवर्क के ऊपर, ध्यान रखना यहां पर ये बोला जा रहा है नेटवर्क के ऊपर, अगर आपको किसी और कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो वहां पर आप काम में लेंगे RDP का। और इसका फंक्शन क्या होता है? इट फंक्शंस अलाउज यू टू सी एंड इंटरेक्ट विद द रिमोट कंप्यूटर डेस्कटॉप एज इफ यू आर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ इट, कि आप अगर सेम बिल्डिंग में बैठे आपको किसी और का कंप्यूटर एक्सेस करना है तो आप उसके लिए RDP काम में लेंगे। और इसके बाद में इसका यूज केस हो गया एक्सेसिंग द विंडोज डेस्कटॉप एंड एप्लीकेशंस रिमोटली। और फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट, जैसे कि ये आ गया SFTP और FTP। ये दोनों के अंदर इस साल के सैंपल पेपर में पूछा गया था कि कौन सा ज्यादा सिक्योर्ड वे होता है फाइल ट्रांसफर करने का, तो वो होता है SFTP, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर फाइल ट्रांसफर। अब इसका क्या पर्पस होता है? इसका जो मेन पर्पस होता है कि इट अलाउज सिक्योर फाइल ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर ओवर एन इनक्रिप्टेड कनेक्शन, की जो भी इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है उसके थ्रू जो डेटा ट्रांसफर करने का, फाइल ट्रांसफर करने का काम करता है वो SFTP के थ्रू होता है। एंड थिंक ऑफ इट एज एन सेंडिंग अ फाइल थ्रू ए सिक्योर प्राइवेट कुरियर सर्विस, कि आप प्राइवेट कुरियर सर्विस से ज्यादा सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर कर रहे हो। और वहीं पे FTP का काम क्या होता है? FTP क्या होता है कि इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग अ फाइल between the computer over a network and it is like using a standard postal services to send your file, की एक तरीके से ही मानिए कि आप नॉर्मल एक बार सिक्योरिटी के साथ में जा रहे हो और एक बार बिना सिक्योरिटी के साथ में जा रहे हो। सिक्योरिटी के साथ में जब आप जाते हो तो उसके लिए आप बोलोगे सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये होता है इन दोनों में डिफरेंस। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट, जो कि है वेब सर्विसेज। आपको जितनी भी वेब सर्विसेज हैं एक बार बस आपको इनको रीड कर लेना है। जैसे चैट का क्या मेन पर्पस होता है कि इट अलाउज द रियल टाइम टेक्स्ट बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर्स, की यहां पर रियल टाइम कन्वर्सेशन जो होती हैं वो चैट के थ्रू होती हैं। और फिर इसके बाद में ईमेल का क्या पर्पस होता है? ईमेल का पर्पस होता है कि इट फैसिलिटेट सेंडिंग और रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स, इट्स लाइक अ डिजिटल मेल बॉक्स। अब देखिए ध्यान से, इस साल के आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था कि चैट में और ईमेल में आपको ऑनलाइन रहने की जरूरत होती है क्या? तो ये एकदम से करेक्ट बात है, ऑनलाइन आपको रहना पड़ेगा जब भी आप रीड कर पाएंगे। लेकिन अब यहां पर ये जो चैट होती है रियल टाइम कन्वर्सेशन होती है, वहीं पे ही ईमेल रियल टाइम कन्वर्सेशन नहीं होता। यहां पर आप लोग रियल टाइम में विद इन 1 सेकंड के टाइम के अंदर आप लोग मैसेज को सेंड और रीड कर सकते हो। जैसे व्हाट्सएप पे करते हो, आप अपने दोस्त को हाय लिखते हो तो वो वहां से बोलता है हेलो बोलना, वो आपको एक डैश डैश करके बहुत अच्छे से शब्द से संबोधित आपको आत्मसम्मान के लिए बोलता है। आपका प्रिय दोस्त जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो आपको कभी भी आपके नाम से नहीं बोलेगा। आप उसे बोलोगे हेलो तो वो बोलेगा हेलो डैश डैश डैश। तो अब डैश 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 का मतलब आप समझ जाइए। तो ये क्या होता है? ये रियल टाइम कन्वर्सेशन इसमें होता है और इसमें नहीं होता। ईमेल में रियल टाइम कन्वर्सेशन नहीं होता है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया और ई लर्निंग हो गया। अब देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्या काम होता है कि इट एनेबल्स द फेस टू फेस मीटिंग्स ओवर इंटरनेट अलाउिंग फॉर द यूजुअल एंड ऑडियो इंटरेक्शन, की जैसा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर मैं आपको भी देख पाता तो ये क्या हो जाता? ये हमारे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाता, जिससे कि आप मुझसे बात कर पाते, मैं आपसे बात कर पाता, मजे ही मजे हो जाते जीवन में। फिर इसी तरीके से ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग टोटली डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स द एजुकेशनल कंटेंट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ई लर्निंग ही कर रहे हैं कि आपको एजुकेशनल कंटेंट मिल रहा है, कोर्सेज मिल रहे हैं, अलाउिंग फॉर द रिमोट लर्निंग। रिमोट लर्निंग का मतलब ये है कि आप अपने गांव में बैठ करके भी स्टडी कर सकते हो, आप चाहो तो सिटी में बैठ करके भी स्टडी कर सकते हो, आप चाहो तो चांद पर जाके भी स्टडी कर सकते हो अगर आपके पास में इंटरनेट है। तो यही होता है ई लर्निंग का मतलब। और इसमें जैसे कि प्लेटफॉर्म कौन से हो गए, कॉर्सेरा हो गया, खान अकेडमी हो गया, सभी के एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। जैसा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हो गए जूम हो गया और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, क्योंकि एग्जाम में सीधा आपसे एग्जांपल पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद में ई बैंकिंग हो गया, ई शॉपिंग हो गया और ई रिजर्वेशन हो गया। ई बैंकिंग का काम क्या होता है? ई बैंकिंग वो होता है जहां पर कि यूजर अलाउड टू परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड मैनेज देयर अकाउंट्स ऑनलाइन, कि आप लोग ऑनलाइन अपने अकाउंट्स को ट्रांजैक्शन देख सकते हो कि किसको पैसा भेजा, किसको कितना भेजा। ये सब बैंकिंग का जो काम है वो ऑनलाइन को ई बैंकिंग कहा जाता है। वहीं पे आप जो शॉपिंग करते हो ई कॉमर्स के ऊपर, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, जहां पर कि आप मार्केट की चीजें इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के थ्रू खरीदते तो उसको हम लोग बोल देते हैं ई शॉपिंग। इट इनेबल्स द परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। इसके एग्जांपल हो गए अमेज़न हो गया, ईबे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब इसके एग्जांपल हैं। फिर इसके बाद में आता है ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन क्या होता है कि
इट अलाउज द यूजर टू बुक सर्विसेज सच एज ट्रैवल, अकोमोडेशन और डाइनिंग ऑनलाइन। ये सारी की सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम होता है ऑनलाइन, वो हम लोग बोल देते हैं ई रिजर्वेशन। और अब इसके बाद में जो आता है वो आता है ई गवर्नेंस। अब देखिए ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि इसका मेन पर्पस क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स अ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज और जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन होती हैं वो प्रोवाइड करवाता है एंड मेकिंग इट इजियर फॉर द सिटीजन टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट एजेंसीज। की जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज, जो भी गवर्नमेंट स्कीम है, उनको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, तो वो हो जाएगा यहां पर ई गवर्नेंस। इसके जो एग्जांपल हैं, जैसा कि एग्जांपल इसके ध्यान रखिएगा, IRS वेबसाइट हो गया जो कि ऑनलाइन टैक्स फिलिंग में काम में आता है, और बहुत सारी कंपनीज के जैसे ड्राइविंग लाइसेंस के पोर्टल हो गए। तो ये सब क्या होते हैं ई गवर्नेंस, जिनको कि गवर्नमेंट ऑन करती है। वो यहां पर ये है कि HTML होता क्या है, जैसा कि हम लोग इंग्लिश हिंदी में बात करते हैं उसी तरीके से HTML भी एक लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेज क्या काम में आती है, जैसा कि आप जानते हो क्या वेबसाइट जो होती है, अब उस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक लैंग्वेज चाहिए होता है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर कोई भी एक वेबसाइट दिखाता हूं, उसके ऊपर आप डिफरेंट वेब पेजेस देखते हो, तो वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज और एक कोड होता है जिसके अंदर की इमेजेस भी होती हैं, कई बार ऑडियो भी होती है, कई बार वीडियो भी होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहता है, इसी को ही हम लोग HTML बोलते हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है आपके पास में यहां पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसकी फुल फॉर्म। और उसी के साथ में यहां पे आपको एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि यहां पे हम लोग HTML को बेसिकली आपके एग्जाम में बस एक तो इसकी डेफिनेशन और जो इसकी मतलब कि इसकी फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट आती है, फिर उसके बाद में इसका HTML कोड कैसे लिखते हैं ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी से चाहता हूं कि हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। ये आप लोग बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक करते होंगे। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये है कि जल्दी से अपने फोन की बैटरी परसेंटेज देखो, जैसे कि जो भी आपकी बैटरी परसेंटेज है, और उसमें से -7 करके जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। आपके पास में केवल और केवल 2 सेकंड का टाइम है। 1 2। अब जल्दी से कमेंट कर दो क्या आपका आंसर है, देखते कितने स्टूडेंट इसको सही मार्कअप करवाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग हर एक बेसिक एलिमेंट को समझते हैं जो कि हम लोग HTML कोडिंग में काम में लेते हैं। तो देखिए हम लोग इस तरीके से, मैं आपको एक वेब पेज डिजाइन करके दिखाता हूं। इस तरीके से हमारे को वेबसाइट एक दिखती है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट कोड इसमें आता है वो ये आता है कि डॉक्यूमेंट टाइप कैसा है, वो है HTML। तो फर्स्ट लाइन हमारी ये रहती है। फिर इसके बाद में सेकेंड लाइन रहती है HTML। ये जो HTML है ये है हमारा यहां का एक रूट एलिमेंट है, जो कि हर एक आपको HTML कोड में स्टार्टिंग में स्टार्ट करना होगा, जब भी आपका HTML कोड सही माना जाएगा। और लास्ट में ले जाकर के आपको उस एलिमेंट को क्लोज करना रहेगा, जो कि हर एक एलिमेंट के साथ में हमें कोडिंग में बात ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में हमने स्टार्ट किया, और जैसे कि फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसे थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके स्टार्ट करेंगे, ताकि जब हम लोग उस एलिमेंट को क्लोज करें तो हमें पता लग जाएगी कितने एलिमेंट्स उसमें ओपन है। जैसे कि मैंने हेड को ओपन किया, फिर इसके बाद में नेक्स्ट में जब टाइटल को ओपन कर रहा हूं, तो इस तरीके से मुझे ध्यान रखना है। फिर लास्ट में जब मैं हेड क्लोज करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मैंने उस एलिमेंट को क्लोज कर दिया, इसीलिए इसको इस तरीके से टेढ़ा लिखा जाता है। अब देखिए, अब ये जो है ये है हमारी कोई भी एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं, हेडिंग। हेडिंग मतलब ये होता है जो कि हमें ऊपर यहां पर ब्राउजर में दिखेगा कि कैसा क्या उस पेज का टाइटल है, क्या है, वो होता है यहां पर हेडिंग। तो अब हेडिंग के अंदर क्या होते हैं, हमारे टाइटल रहता है पेज का, तो अब हम लोग उसमें लिख देते हैं जो कि हमें टाइटल रखना है। जैसे कि इसमें हमने टाइटल रखा हुआ है, और हेडिंग के बाद में जो हमारा सबसे फर्स्ट एलिमेंट खुलता है वो खुलता है टाइटल, जो कि है माय फर्स्ट वेब पेज। तो ये जो माय फर्स्ट वेब पेज है और ये जो टाइटल है ये हमें कहां पर दिखेगा, वो जो लिंक होता है ना, जैसे कि ब्राउजर टाइटल होता है टैब के अंदर, वहां पर ये हमें दिखेगा। जैसे कि हमने यहां पर इसको लिख दिया, ये लिख देते हैं माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। एक बार आप थोड़ा सा समझ लेना, माय फर्स्ट वेब पेज इसमें लिखा हुआ दिख जाएगा। फिर उसके बाद में हमने इसमें और कुछ भी नीचे, तो हमने इस हेड एलिमेंट को यहां पे हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हो तो मैं बाकी की चीजें क्लियर कर देता हूं। फिर इसके बाद में हमारी बॉडी है। अब बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग आती हैं। जैसे कि हम लोग कोई चीज की हेडिंग लिखते हैं, तो सबसे फर्स्ट क्या आती है, यहां पर हम लोग हेडिंग लिखते हैं। तो हमने बॉडी एलिमेंट को ओपन किया, फिर इसके बाद में H1 जो कि हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी हेलो वर्ल्ड। तो ये कैसे अपीयर होगा, वो यहां पर दिखेगा हमें हेलो
हेलो, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये दिख जाएगा हेलो वर्ल्ड, और फिर ये इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा हमारे को पैराग्राफ चाहिए या फिर हमें कोई भी एक लाइन लिखनी है, तो ये पी जो एलिमेंट होता है, ये पी एलिमेंट होता है हमारा पैराग्राफ के लिए। तो हमने पैराग्राफ लिख दिया कि दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज यूजिंग एचटीएमएल, तो इस तरीके से वो लिखा हुआ आ जाएगा, ये एक पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें पैराग्राफ को क्लोज कर देना और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। फिर हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, तो अब हमें क्या और चीज चाहिए, हमने हेडिंग को ओपन किया था, हेडिंग को क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद में बॉडी में और कुछ भी नहीं है, तो हमने फिर इसके बाद में जाकर के क्या क्लोज किया, बॉडी को यहां पर क्लोज कर दिया। फिर लास्ट में हमने HTML इसे क्लोज कर दिया। अब इन सभी की डेफिनेशन है, जैसा कि यहां पर बॉडी की डेफिनेशन, बॉडी जो एलिमेंट है इसकी डेफिनेशन क्या है कि दैट कंटेन्स अ कंटेंट ऑफ द वेब पेज, की जो कि आपको वेब पेज के ऊपर दिखेगा वो बॉडी में आएगा। फिर उसके बाद में H1 मतलब होता है हेडिंग एलिमेंट, जहां पर के लार्जर टेक्स्ट साइज दिखती है, और P होता है एक पैराग्राफ एलिमेंट। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जब भी हम लोग कोई भी जो HTML फाइल होती है उसको हम लोग किस तरीके से सेव करते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं सेव एज करके, कि नोटपैड में आपको जाना है और सेव एज पर क्लिक करना है और सेव एज टाइप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में किस तरीके से सेव होती है, ये सेव होती है टाइप index.html इसका एक्सटेंशन रहता है, और उसके आगे यहां पर जैसे कि इंडेक्स है या फिर आप अपना नाम लिख करके जैसे कि ayush.html मैंने कोई भी फाइल बनाई है, तो वो इस तरीके से सेव हो जाएगी जो भी मैं चाह रहा हूं। ये ध्यान रखना कि इसमें जो एक्सटेंशन आता है वो आता है .html, इसमें एक्सटेंशन आता है। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है यहां पर अब इसके एट्रीब्यूट्स। अभी हमने यहां पर एक वेब पेज डिजाइन किया था, वेब पेज जैसा थोड़ी होता है, जैसा कि ये यहां पर ब्लैक कलर है। अब आपको पीछे ब्लैक कलर दिख रहा है, आपका मन है कि भैया मुझे ब्लैक नहीं, मुझे येलो यूज में लेना है, मैं कोई एक लिंक भी रखना चाहता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर HTML एट्रीब्यूट्स रखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो किसी और लिंक के ऊपर जाएंगे। और इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आप टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, इसका कलर कैसे चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कैसे ऐड करेंगे और बैकग्राउंड कलर कैसे ऐड करेंगे। जैसे कि बैकग्राउंड जो रहता है इसमें हम लोग इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, और इसी के साथ में हम लोग उसमें लिंक कैसे ऐड करेंगे, फिर वी लिंक क्या होता है, ए लिंक क्या होता है, इनका कलर कैसे चेंज होता है, ये सारी की सारी चीजें इस एट्रीब्यूट में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आता है वो आता है हमारा टेक्स्ट एट्रीब्यूट। तो अब देखिए टेक्स्ट एट्रीब्यूट में क्या होता है, टेक्स्ट एट्रीब्यूट का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि इट इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट ऑन द पेज, कि हम लोग कैसा कलर चाह रहे हैं। जैसा कि अब ये जो कलर है ये व्हाइट है, तो ये मैंने कैसे सेट किया, इसके लिए मैंने क्या स्टार्ट किया, यहां पर मैंने लिखा स्टार्टिंग जो रहेगी वो रहेगी बॉडी, फिर उसके बाद में टेक्स्ट इज इक्वल टू यहां पे आएगा आपका ब्लैक कलर। अब देखिए ये पूरी पूरी कोडिंग हमारी जो है ये कंप्यूटर से ली हुई है, तो कंप्यूटर क्या होता है कलर को इस फॉर्म के अंदर समझता है #00। तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, आप एग्जाम में लिखेंगे, एग्जाम में आप लिखेंगे बॉडी, और यहां पर आपको टेक्स्ट का कलर कैसा चाहिए, जैसे कि टेक्स्ट का कलर आपको चाहिए यहां पर ब्लू, तो आप यहां पर लिख देंगे ब्लू। तो फिर इस तरीके से आपको ये रखना है, और आगे इसमें लिखा रहता है कि ब्लू टेक्स्ट कलर, ये समझाने के लिए होता है, और ये कंप्यूटर लैंग्वेज में इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपको ये रखना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा, इसी में हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट हमें दिख रहा है वो दिख रहा है हेडिंग, और उसमें आ रहा है हेलो वर्ल्ड, और उस हेडिंग को हमने क्लोज किया है। तो ये पर्पस होता है हमारे टेक्स्ट एट्रीब्यूट का जब भी हमें कलर चेंज करना होता है टेक्स्ट का। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है वो आता है हमारा बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। अब इसका क्या काम होता है, इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि दिस एट्रीब्यूट वाज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड इमेज फॉर द एंटायर पेज, कि अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर मेरी कोई एक इमेज आ जाए तो उसके लिए आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज में लेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास में एट्रीब्यूट रहेगा और जो हमारी कोडिंग रहेगी वो इस तरीके से रहेगी कि हमने लिखा कि बॉडी बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में हमें क्या चाहिए, कोई भी एक इमेज चाहिए, तो हम लोग उस इमेज का यहां पर एड्रेस डालेंगे, जैसा कि हमने यहां पर सिंपल सा रखा है बैकग्राउंड इमेज .jpg। तो इस तरीके से आपको रखना है। फिर उसके बाद में हमने हेडिंग लिख दी वेलकम, तो क्या होगा कि इस तरीके से वेब पेज के ऊपर पहले ये जो बैकग्राउंड की इमेज है वो दिखेगी, फिर उसके बाद में इसमें हेडिंग में यहां पर हमें हेलो वेलकम दिख जाएगा, जो भी हम लोग चाह रहे हैं। और फिर इसके बाद में आता है बैकग्राउंड कलर। अब जैसा कि आप यहां पर इस पीपीटी के अंदर देख रहे हो कि यहां पर आपको कैसा कलर दिख रहा है, यहां पर आपको कलर दिख रहा है ब्लैक। तो आप चाह रहे हो कि भैया मुझे इमेज नहीं लेनी, मुझे ब्लैक कलर चाहिए, तो इसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट होता है, इसके लिए होता है बीजी कलर। तो इसको आप कैसे स्टार्ट करेंगे, बॉडी बीजी कलर, वो कैसा है वो लिखेंगे आप यहां पर जैसा भी चाहिए, जैसे कि आपको लाइट ग्रे बैकग्राउंड चाहिए तो आपने यहां पर लिखेंगे, इसकी जगह पर आपको क्या लिखना होगा, इसकी जगह पर आपको लिखना होगा लाइट ग्रे, या फिर आपको लाइट ग्रीन, जो भी कलर चाहिए वो आप यहां पर ऐड कर देंगे। अब एक सवाल यह आता है कि भैया जैसे
जैसे कि मुझे तो टेक्स्ट भी चाहिए, तो आप यहीं पे ही जैसे कि हमने बॉडी बीजी कलर लिखा है, फिर उसके बाद में इसी के नेक्स्ट में आप टेक्स्ट को भी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि टेक्स्ट कैसा चाहिए, वो चाहिए ब्लू। तो अब इसमें होगा ये कि आपका यहां पर बॉडी कलर बीजी कलर से क्या डिफाइन हो गया, आपका बैकग्राउंड कलर डिफाइन हो गया और टेक्स्ट यहां पर ब्लू कलर से डिफाइन हो गया। तो सारे के सारे एलिमेंट एक साथ यूज में लिए जा सकते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है लिंक एट्रीब्यूट। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसे कि ये देखिए कि ये अगर हमारा एक टैग होता है, ये एक लिंक होता, तो अब ये क्या होगा, एक लिंक, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कई बार आपने देखा होगा कि अमेज़न के ऊपर जब आप जाते हो तो वहां पर जब कभी भी जैसे कि फोन का ऐड आता है या फिर फोन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो आप वहां से उस फोन की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हो। तो वो लिंक कैसे ऐड किए जाते हैं, उसके लिए यूज में लिया जाता है लिंक एट्रीब्यूट को। तो अब हम लोग इसे कैसे ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग लिखते हैं बॉडी और लिंक। फिर यहां पर क्या रहता है कि ब्लू कलर रहता है, आपको यहां पर लिंक बताया गया है, लेकिन हमें यह बात ध्यान नहीं रखनी, ये बात आप भूल जाइए, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। पूछी जाएगी कि आप कौन सा यहां पर एलिमेंट यूज में लेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो यूज में लेते हैं लिंक के लिए वो रहता है ए, इसके बीच में आपको स्पेस देना है, फिर उसके बाद में HREF, ये हमारी उस वेबसाइट का रेफरेंस रहता है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर लिंक रेफरेंस। और फिर यहां पे हमारी वेबसाइट आ जाती है, जिस भी वेबसाइट के ऊपर हम लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद में ये विजिट लिंक आ जाता है। अब ये दिखता कैसे, जैसे कि ये हमारा एक वेबसाइट है और इसके ऊपर हमारा बस ये विजिट दिखेगा और ये इस तरीके से दिखेगा कि जैसे ही कोई भी अगर यूजर इसके ऊपर क्लिक करेगा ये इस तरीके से दिखेगा और यूजर इस पर क्लिक करेगा तो वो दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारे लिंक एट्रीब्यूट का काम। और फिर इसको आपको क्लोज कर देना है, जैसे कि जो भी आपने दिखाना है, जैसे कि आपको विजिट दिखाना है, आपने फिर उसके बाद में इस एट्रीब्यूट को क्लोज कर देना है। इसको हम लोगों को ध्यान रखना है कि AHREF से हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वी लिंक। तो देखिए ये वी लिंक और ए लिंक सभी एक जैसे होते हैं। वी लिंक का मैं आपको एक बार पर्पस बता देता हूं कि वी लिंक का पर्पस ये होता है कि जिस भी लिंक के ऊपर आप विजिट कर चुके हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें आपने वेबसाइट पर ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम किसी लिंक पर विजिट नहीं करते तो वो ब्लू दिखता है, और जब हम लोग एक बार उस लिंक के ऊपर विजिट कर लेते हैं तो वो कलर कैसा दिखता है, वो दिखता है पर्पल। तो ये कैसे डिजाइन होता है, ये होता है वी लिंक की हेल्प से। अब ये एट्रीब्यूट हम लोग किस तरीके से काम में ले, जैसे कि हमने यहां पर लिखा बॉडी, फिर उसके बाद में वी लिंक। अब हमने वी लिंक का यहां पर कलर डिसाइड किया है, ये है #80080, ये क्या है, ये है कलर। तो हमने लिख दिया कि पर्पल कलर फॉर द विजिटेड लिंक, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि ब्लू से पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाकर के एक बार करके देखना। और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बस हमने यहां पर वी लिंक एलिमेंट लगाया कि वो कलर चेंज हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में वही हमारा जैसे कि ए लिंक रहेगा, जिस भी वेबसाइट के ऊपर हम लोग जाना चाहते हैं, फिर उस तरीके से वो क्लोज हो जाएगा। बस इसमें इसका कलर चेंज होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है ए लिंक। ए लिंक का मतलब ये होता है कि क्या वो लिंक एक्टिव है, और जो इनएक्टिव लिंक होते हैं उसको हम लोग अलग कलर से भी मार्क कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बहुत बार ये होता है कि हमने एक वेबसाइट के ऊपर 5 लिंक बना रखे हैं, A, B, C, और यहां पर ये जो हमारा लिंक D है ये काम नहीं कर रहा, तो हम लोग इसे इस तरीके से अलग कलर से मार्क कर सकते हैं। और A, B, C काम कर रहे हैं तो हमने इनको क्या किया है, रेड कलर से मार्क कर दिया है। तो ये क्या होगा, यूजर को पता लग जाएगा कि ये सारे के सारे एक्टिव लिंक हैं और ये जो D वाला है ये इनएक्टिव लिंक है। तो अब हमने इसी तरीके से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। इसकी स्टार्टिंग इस तरीके से होगी कि बॉडी ए लिंक, और उसका कलर कैसा दिखना चाहिए, उसका कलर दिखना चाहिए रेड। तो रेड कलर दिखना चाहिए एक्टिव लिंक के लिए, तो हमने यहां पर पहले डिफाइन कर दिया ए लिंक के थ्रू कि उसका कलर कैसा दिखेगा। फिर उसके बाद में वही हमारा ए रेफरेंस के थ्रू हमने उसको लिखा और उसको क्लोज कर दिया, जो कि आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं, जैसा कि अब आप लोगों को टेक्स्ट कलर के ये अल्टरनेटिव्स हैं, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ये CSS के लिए होते हैं। तो CSS के आपके एग्जाम में नहीं आएगा। CSS कोडिंग नेक्स्ट जो भी स्टूडेंट अपनी इंजीनियरिंग में फील्ड बनाना चाहते हैं उनके लिए आएगा। तो उसी के साथ में यार देखो कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो कि क्लास 11th में जा करके इंजीनियर बनना चाहता है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो आपके लिए ए ऑप्शन है। और जो भी मेडिकल में फील्ड में लेकर के डॉक्टर बनना चाहता है उनके लिए हमारे पास में बी ऑप्शन है। और जो भी एक अच्छा CA बनना चाहता है उसके लिए हमारे पास में C ऑप्शन। और जो भी हमारे देश के अंदर IAS IPS बनना चाहता है उसके लिए हमारे पास में D ऑप्शन। और जो भी हमारे देश के अंदर PM या फिर CM बनना चाहता है उसके लिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर स्टार है, मतलब स्टार है। देखो अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उन्होंने ऑलरेडी अपनी स्ट्रीम डिसाइड कर ली एक दूसरे को देख करके, मैं तो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन रियलिटी में अपने हुनर को पहचानो कि आप क्या कर सकते हो। ये जो स्ट्रीम होती है ना, ये आपके हुनर के लिए होते हैं कि आप क्या चीज़ कर सकते हो। तो इसलिए सोच समझ के अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करना। तो पेपर हो जाए उसके बाद में एक वीडियो आएगी तो उस वीडियो को ज़रूर से देखना, ठीक है। अब इसके बाद में ये चीज़ें हमें ध्यान नहीं रखनी है, हमारे एग्जाम में ये नहीं आएगा CSS वगैरह। अब जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आएंगे जैसा कि ब्रेक आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, या फिर हमें कमेंट इन
इंसर्ट करना है, H1 से लेकर के H6 की हेडिंग है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले ये जो हमारा BR टैग होता है, जो कि हमें लाइन ब्रेक करना होता है, इसका पर्पस क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन अ टेक्स्ट एंड मूविंग द कंटेंट दैट फॉलोज इट इन अ नेक्स्ट लाइन। और ये क्या होता है, दिस इज यूजफुल फॉर फॉर्मेटिंग विद इन अ पैराग्राफ फेजेस और क्रिएटिंग बिटवीन गैप बिटवीन लाइन। मतलब ये हुआ कि सिंपल सा आप ये समझो कि कई बार जैसे कि पैराग्राफ चल रहा है, ये यहां तक पैराग्राफ चला, अब मुझे इसकी जगह पर इसको यहां से स्टार्ट करना है, तो इसके लिए मैं जो टैग काम में लेता हूं वो लेता हूं BR, ताकि वो पैराग्राफ की फॉर्म में थोड़ा अच्छा दिखे। तो अब इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, इसका एग्जांपल है हमारे पास में पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया कि दिस इज अ फर्स्ट लाइन, फिर उसके बाद में मुझे इतना ही चाहिए फर्स्ट लाइन के अंदर, फिर ये सेकंड लाइन से स्टार्ट हो, तो यहां पर मैं BR टैग को काम में लूंगा। BR टैग मैंने ओपन किया, फिर उसके बाद में दिस इज सेकंड लाइन, फिर हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो ये किस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा कि दिस इज और ये फर्स्ट लाइन, फिर उसके बाद में जो सेकंड इसमें रहेगा वो रहेगा इसके लाइन ब्रेक होने के बाद में दिस इज सेकंड लाइन। तो इस तरीके से रहेगा, एक लाइन के अंदर नहीं रहेगा। हमें अगर कोई भी लाइन ब्रेक करनी है तो उसके लिए हमें BR टैग काम में लेना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है HR टैग। HR टैग का मतलब ये होता है कि जब भी हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी होती है अक्रॉस द विड्थ ऑफ पेज, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द कंटेंट इंडिकेटिंग अ थीमेटिक। जैसे कि बहुत बार ये होता है कि आपको इस तरीके से एक वेब पेज है, उसमें हम यहां पर लिखना चाह रहे हैं इंजीनियर्स के बारे में, और इधर हम लोग लिखना चाह रहे हैं डॉक्टर्स के बारे में कि क्लास 12th के बाद में आप नीट लेंगे, जेई लेंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि बस इस पेज की इतनी विड्थ तक हो, मतलब कि इसके 50 पिक्सल्स तक ये रहे, और फिर उसके बाद में ये जो नेक्स्ट 100 पिक्सल्स हैं ये डॉक्टर के लिए रहे। तो ये जो होता है इसके लिए हम लोग लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम लोग लिखते हैं यहां पे इस तरीके से, जैसा कि हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, हमारी हेडिंग लिखी, हमने हेडिंग लिखी सेक्शन 1, फिर उसके बाद में इसे क्लोज किया, फिर उसके बाद में पैराग्राफ स्टार्ट किया, दिस इज सम कंटेंट फॉर सेक्शन 1, और फिर इसके बाद में सेकंड हमने सेक्शन 2 लिखा, जो कि हेडिंग आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पर इंजीनियर था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक्शन 1, यहाँ पर आ जाएगा सेक्शन 2, फिर उसके बाद में दिस इज सम कंटेंट फॉर सेक्शन 2। तो हमने इस तरीके से इसको क्लोज कर दिया है P से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला जो एलिमेंट है वो HR से स्टार्ट हो रहा है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, जैसा कि बहुत बार ये होता है कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपको कमेंट दिख रही हैं तो आप लोग मुझे जल्दी से यहां पर कमेंट करके बताइए कि आपका नाम क्या है, आप कौन है। मैंने पिछली बार एक वीडियो के अंदर तुम्हें चुन्नू मुन्नू बोल दिया था यार, तुम इतना गुस्सा करोगे इस बात के ऊपर, कोई बात नहीं। ये इस तरीके से आप कमेंट वाला सेक्शन कैसे ऐड कर सकते हो, यूट्यूब ने कैसे ऐड किया है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसा कि यहां पर इसका मतलब ये होता है कि कमेंट ऐड करने का मतलब ये होता है कि ऐड अ नोट और एक्सप्लेनेशन विद इन योर HTML डॉक्यूमेंट। अब HTML कोड में कमेंट ऐड करने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने कोड लिख दिया और फिर उसके बाद में आपको वो चीज बतानी है कि ये क्या है। जैसा कि हमारी इस कोड के अंदर भी जस्ट पहले यहां पर आया था, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं हमारा कोड कहां गया भैया, हमारा कोड था ये, जैसे कि इसके अंदर बॉडी वी लिंक, फिर उसके बाद में ये हमने लिखा था। तो ये मैंने आपको बताया था कि आपको एग्जाम में नहीं लिखने का आना, क्योंकि ये क्या है, ये कमेंट है, ये आपको समझाने के लिए था। कंप्यूटर तो समझ गया हैशटैग 80080 से, उसको तो पता लग गया कि पर्पल कलर है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा, ये कमेंट्स है। तो कमेंट हम लोग किस तरीके से ऐड करते हैं, कमेंट ऐड करने का जो तरीका रहता है वो रहता है हमारे पास में है, सिंटेक्स इसका रहता है कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर इस तरीके से हम लोग लिखते हैं और दिस इज अ कमेंट। इसका कोई भी कोड के अंदर रोल नहीं होता। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में H1 से लेकर के H6 तक, ये हेडिंग के काम में आता है। जैसे कि सबसे पहले इट डिफाइन द हेडिंग एट अ डिफरेंट लेवल। यहां पर जो H1 वाली हेडिंग होती है ये हाईएस्ट होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और फिर उसके बाद में H6 जो होती है ये सबसे लोवेस्ट होती है। जैसा कि आपने देखा होगा हमारा जब डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा था तो यहां पर इसमें लिखा हुआ था यूनिट 2, ठीक है। तो वो क्या था, सबसे पहले ये हम लोग बोल देंगे कि ये थी हमारी हेडिंग 1, फिर उसके बाद में हमने उसे क्लोज कर दिया इस तरीके से। फिर उसके बाद में हमने एक हेडिंग स्टार्ट किया था, जैसे कि जितनी भी हेडिंग आ रही है हमने सबसे पहले पढ़े थे HTML टैग, तो वो यहाँ पर इस तरीके से आते जा रहे हैं। मतलब जैसे कि फर्स्ट में HTML टैग है, फिर उसके बाद में उसकी सब हेडिंग, तो इस तरीके से इसमें 6 लेवल होते हैं, और सबसे बड़ा लेवल होता है H1 और सबसे छोटा लेवल होता है यहाँ पर H6। तो अब ये आपके पास में एग्जांपल कुछ गिवन है, जैसे कि आपने हेडिंग स्टार्ट किया, मेन हेडिंग हो गया, फिर उसके बाद में सेकंड सब हेडिंग लेवल 1 के ऊपर आके H2, फिर इसी तरीके से H3 H5 H6 तक आप आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप इसमें रख सकते हो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि अगर हम लोग इन सभी चीज़ों को एक साथ लिखते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर, तो इस तरीके का कोड हमें दिखता है, जिसमें कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप HTML से हमने स्टार्ट किया, हेड आया कि ये एक एग्जाम्पल पेज है। तो ये
कहां पर दिखेगा, ये सबसे ऊपर ही ऊपर हेडिंग के अंदर दिखेगा, ये दिखेगा यहां पर एग्जाम्पल। और फिर इसके बाद में वेलकम टू माय वेब पेज और दिस इज एन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। फिर उसके बाद में हमने बी आर डाला है, बी आर का मतलब कि हमने इस लाइन को यहां पर ब्रेक कर दिया। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हमारे एलिमेंट है, जैसे कि ये बी आर हो गया, एच आर हो गया, ये जो एलिमेंट हैं ये क्लोज नहीं होते हैं। जैसा कि आप एग्जाम में जाकर के गलती मत कर देना कि भैया ने तो बोला था कि हर एक एलिमेंट जो ओपन होगा वो क्लोज होगा, लेकिन इन दोनों केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में ये नहीं होता। ये लिंक के लिए होगा, ये पैराग्राफ के लिए होगा, लेकिन सभी में क्लोज होगा, लेकिन इन दोनों में आपको बातें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं, जैसा कि अब हमारी ये जो लिंक है, अब इसमें कुछ चीजें आपको बोल्ड दिख रही हैं, कुछ वो दिख रही हैं, तो वो हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे। जैसे कि पैराग्राफ के लिए हो गया, बोल्ड के लिए हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, लिस्ट आइटम हो गया, ये हम लोग कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हमारे पास में जो सबसे पहला टैग आता है वो आता है पी टैग। पी टैग आप ऑलरेडी जानते हो कि पैराग्राफ के लिए होता है, तो इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में बी टैग होता है बोल्ड करने के लिए। जैसा कि आपको एक स्पेसिफिक वर्ड बोल्ड चाहिए, जैसे कि हमारा पूरा पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया दिस इज, और फिर हमें चाहिए कि जो बोल्ड है ये वाला बोल्ड दिखे। तो ये किस तरीके से दिखेगा, यहां पर ये दिस और इस दिख जाएगा। फिर उसके बाद में जो बोल्ड है ये थोड़ा इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। जितना भी आपको हाईलाइट करना हो, अगर आपको पूरे पैराग्राफ हाईलाइट करना है तो आप स्टार्ट करेंगे इसको बी एलिमेंट से, और इसको बी एलिमेंट से ही आप लोग क्लोज कर देंगे। बस ये बात ध्यान रखना है कि कौन सा एलिमेंट किसका होता है, और इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है। ये जो बोल्ड का अल्टरनेटिव होता है, ये जो बोल्ड होता है इसका अल्टरनेटिव हमारे पास में जो टैग रहता है वो रहता है यहां पर स्ट्रॉन्ग। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है इटैलिक करने के लिए। इटैलिक करने के लिए भी सिंपल सा यही है कि हमने पूरा पैराग्राफ लिखा और हमें ये इटैलिक चाहिए, तो हम लोग इसको आई टैग से स्टार्ट कर देंगे। बस ये इंपॉर्टेंट है कि आप किससे स्टार्ट करते हो और आप इसको किससे क्लोज करते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसी तरीके से आपको जो भी चीज़ें अंडरलाइन करनी है उसके लिए आप अंडरलाइन एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे, और फिर इसके बाद में आप इसे यहाँ पर ऐसे क्लोज कर देंगे। और ये यहाँ पर ही मेरा यू है, थोड़ा मैं स्टाइल में लिख रहा हूं, लेकिन आप इसे समझ सकते हो जैसे कि दिस इज अंडरलाइन। तो यहां पर ये जो हमारी वेब पेज के ऊपर दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा कि यहां पे आ जाएगा दिस, और मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब है भैया, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको ये अच्छे तरीके से चीज़ें याद हो जाएंगी। अब इसके बाद में आता है, जैसे कि आपने ये चीज़ देखी होगी, हमारी ये जो पीडीएफ चल रही है इसमें जैसे कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये इस तरीके से लाइन में आ रहे हैं, जैसे कि ऑर्डर के अंदर है, लेकिन कुछ कुछ जगह के ऊपर ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं। तो जहां पर भी बुलेट पॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब हम लोग इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसको क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है। इसके लिए जो हमारे पास में टैग रहता है वो रहता है यहां पर यूएल टैग रहता है। क्या टैग रहता है, यूएल टैग रहता है। जब भी हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी होती है, ये कैसे क्रिएट होती है, बुलेट पॉइंट्स के साथ में क्रिएट होती है। बात ध्यान रखना, कैसे क्रिएट होती है, ये बुलेट पॉइंट्स के साथ में क्रिएट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसका रिजल्ट किस तरीके से आता है, इसका रिजल्ट आता है हमारे पास में डिस्प्लेड एज ए बुलेट लिस्ट 1 2 3, इस तरीके से आपके पास में बुलेट्स दिखती हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा ओएल। ओएल का मतलब ये होता है कि ऑर्डर्ड लिस्ट की। अब आप ये चाहते हो कि भैया मुझे तो 1 2 3 की फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए क्या काम में लेंगे, हम लोग इसे ही काम में लेंगे। हम स्टार्ट करेंगे इसको ओएल एलिमेंट से, फिर जो भी हमें चाहिए, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो हमारी लाइन हमने स्टार्ट किया एल आई, ठीक है, हमने इसको स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद में फर्स्ट एलिमेंट लिखा, फिर उसके बाद में हमने एल आई से नया एलिमेंट लिखा, सेकंड एलिमेंट लिखा। तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, इस तरीके से काउंटिंग आपको दिखने लग जाएगी आपके वेब पेज के ऊपर। और फिर इसके बाद में जो एल आई टैग होता है, इस एल आई टैग का काम क्या होता है, ये जो हमारी लिस्ट के अंदर आइटम्स होते हैं उनको डिफाइन करने का काम करता है। जैसे कि हमने स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन हमें वो जो एलिमेंट्स चाहिए, जितने भी आपको एलिमेंट्स चाहिए वो आप इसमें एलिमेंट ऐड करते जाइए। जैसे कि आपको एप्पल चाहिए, बनाना चाहिए, चेरी चाहिए, तो ये किससे डिफाइन करेंगे, ये करेंगे आप एल आई टैग से, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे लिस्ट आइटम के लिए होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में नेक्स्ट की, अगर हम लोग सभी को एक साथ लिख देते हैं, जैसे कि हमने पूरा एक HTML कोड लिखा है जिसके अंदर की सबसे पहले HTML, फिर उसके बाद में हेडिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, एग्जांपल हो गया, और ये हमारा पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ हमने क्लोज कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स को यूज करने की कोशिश की है। जैसे कि दिस पैराग्राफ कंटेन्स सम बोल्ड, तो हमने बोल्ड के लिए बी से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमें इटैलिक चाहिए, तो हमने इटैलिक के लिए स्टार्ट किया। फिर टेक्स्ट भी सिंपल है, जितना हम लोग लेंगे उतना ही आएगा, पूरा नहीं आएगा। फिर अंडरलाइन में हमने काम में ले लिया। फिर उसके बाद में हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट किया। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमने
कैसे स्टार्ट किया है, हेडिंग लेवल 2 के साथ में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो स्टार्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट होती है, और हमारे जो इसमें लिस्ट आइटम है जैसे कि LI जो लिस्ट आइटम है वो आ जाएगा फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम। इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में आपने इसको क्लोज कर दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज किया है। फिर इसके बाद में आपने क्लोज किया है ऑर्डर्ड लिस्ट को, जो कि हेडिंग लेवल 2 के ऊपर आप चाहते हैं। फिर इसके बाद में ये आ रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, इस तरीके से आपको दिखाना, और लास्ट में आपको क्लोज करते हुए जाना है। हर एक एलिमेंट को एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्या सारे सारे टैग आपने क्लोज किए हैं। अब ये जो है ये आपको इस तरीके से दिख जाएगा वेब पेज के ऊपर। ये वेब पेज के ऊपर अभी इसमें हमने रिजल्ट शायद नहीं डाला है भैया, रिजल्ट क्यों नहीं डाले हो? चलो ठीक है, हमारा जो PDF बनाने वाला है वो रिजल्ट नहीं डाला है, तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और फिर इसके साथ में जो नेक्स्ट एक चीज़ आती है डिस्क्रिप्शन टर्म हो गया या फिर डिस्क्रिप्शन डिटेल हो गया। ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ये हमें स्टडी नहीं करनी है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है जैसा कि हमारी जो ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब आप चाह रही हो कि भैया ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट है, मेरा जो लकी नंबर है ना वो तो 6 है, मैं तो 6 से स्टार्ट करना चाहता हूँ और एंड करना चाहता हूँ 9 के ऊपर। मेरा तो फेवरेट नंबर यही है, 6 से 9 के बीच में 69 मुझे रखना है, तो कैसे करूँगा? तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा आपका काम क्या था, मैंने क्या बताया था, ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करनी है तो आप लिखेंगे कि भैया OL, और फिर उसके बाद आप लिखेंगे स्टार्ट। अब स्टार्ट आपको कहाँ से करना, आपने बोला कि भैया मुझे तो 6 नंबर पसंद है, मैंने 6 नंबर से इसको स्टार्ट कर दिया। और फिर इसके बाद में आपने लिस्ट आइटम लिखा LI से, यहाँ पर आपने लिख दिया कि भैया मुझे तो 6 चाहिए। फिर उसके बाद में आपने क्लोज कर दिया, और लास्ट में आपको नंबर यहाँ पर चाहिए, वो चाहिए 9। तो ये इस तरीके से आपने 9 आपने लिख दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने टैग लिखा और लास्ट के अंदर आपने ले जा करके OL को क्लोज कर दिया। तो अब ये टैग आपको कैसा दिखेगा आउटपुट में, ये टैग आपको इस तरीके से दिखेगा कि आपकी जो स्टार्टिंग रहेगी, जैसे कि आपने स्टार्ट किया था 6 से, तो आपको यहाँ पर दिखेगा 6 के ऊपर दिखेगा 6, और 9 इसमें क्या आएगा, 9 नहीं आएगा मेरे बबुआ, यहाँ पर आएगा 7, और यहाँ पर क्या दिखेगा 9। ये बात ध्यान रहे, स्टार्टिंग हमने कहाँ से किया था, स्टार्टिंग हमने किया था नंबर 6 से, तो यहाँ पर सबसे पहले जो आया वो आया हमारे पास में नंबर 6। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या आएगा, 7 आएगा, तो उसके अंदर हमारी एंट्री क्या है, एंट्री है यहाँ पर 9। तो इस तरीके से आपको उसे लिखना है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं हमारे टाइप एट्रीब्यूट। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमें नंबरिंग टाइप ऑर्डर लिस्ट चाहिए होती है, जैसा कि अब आप चाह रहे हो कि भैया मुझे तो ABCD में करना है, मैं तो मैथ्स जानता ही नहीं, या फिर कुछ लोगों को, जैसे कि मैं क्या बोल रहा था, छोड़ो यार, ठीक है, वो थोड़ी ज़्यादा वो हो जाती, लेकिन वो भाई क्या हो रहा है ये, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है टाइप एट्रीब्यूट। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि एक तरफ जो बैठा है वो बैठा है हमारा राजू, और एक तरफ जो है वो है सनी, ठीक है। अब ये जो राजू और सनी है ना, ये दोनों के दोनों खतरनाक आदमी। राजू बोलता है कि भैया मुझे तो 1 2 3 ऑर्डर लिस्ट चाहिए, वहीं पे सनी बोलता है भैया मुझे तो ABCD वाली चाहिए, मुझे तो ABCD अच्छी लगती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए आपके पास में अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे पास में जो नंबरिंग रहता है वो डिफॉल्ट रहता है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस सिंपल सा अगर आप OL स्टार्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट पॉइंट से। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक से स्टार्ट करना है, जो कि हम लोग पीछे देख के आए थे, तो स्टार्ट आप लिख करके उसमें इस तरीके से आप लिख देंगे कि आपको 7 से चाहिए, 8 से चाहिए, 9 से चाहिए, वो आप वहां से स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके बाद में जैसे कि अगर आपको अपर केस के अंदर चाहिए तो आप यहां पर A लिखेंगे, और अगर आपको लोअर केस के अंदर चाहिए तो आप स्मॉल a लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगर आपको अपर केस के अंदर चाहिए बड़ा A, स्मॉल केस के अंदर चाहिए छोटा a, और फिर उसके बाद में अगर आपको रोमन नंबर में चाहिए तो उसके लिए आप I से लिखेंगे, और फिर उसके बाद में अगर आपको छोटे रोमन में चाहिए तो उसके लिए आप छोटा ही काम मिलेंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और फिर इसके बाद में जैसे कि एक एग्जांपल भी यहाँ पर गिवन है कि जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो कैसे स्टार्ट होनी चाहिए, हमें चाहिए अपर केस के अंदर, तो हमने A लिख दिया। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि ऑर्डर लिस्ट में A लिख दिया, तो ये आइटम किस तरीके से आएंगे, ये आ जाएगा A में आ जाएगा आइटम 1, फिर B पॉइंट में आ जाएगा आइटम 2। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, जैसा कि अब जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट रहती है इसमें भी डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसा कि आपको डिस्क टाइप चाहिए, बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपको सर्कल चाहिए तो सर्कल के लिए आपको लिखना होगा होलो सर्कल, जैसा कि आपको इस टेक्स्ट में दिख रहा होगा कि UL टाइप अनऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप कैसा है, वो है स्क्वायर। तो ये इस तरीके से दिखेंगे, जैसा कि ये यहाँ पर हमारे कंप्यूटर ने सही नहीं कर पाया, हमारा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है भैया, बस ज़्यादा महंगा नहीं है, बस मैकबुक प्रो है, ज़्यादा कुछ ये काम कर नहीं पाता, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेसर है इसका, इसीलिए ऐसी गलतियां करता रहता है, ये समझ ही नहीं पाता इतनी बेसिक चीजें, इसको एडवांस चीजें चाहिए होते ना, इसलिए मैकबुक प्रो है भैया। तो
समझ गए मेरी बात? तो यहां पर हम इसे ऐसे स्क्वायर के अंदर दिखाएंगे। आप समझ गए ना कि इसमें तीन चीजें होती है, होलो सर्कल, सॉलिड स्क्वायर और फिल्ड सर्कल, और ये बाय डिफॉल्ट होता है डिस्क की फॉर्म में, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आती हैं ये सारी की सारी चीजें, एक बार आप इस कोड को देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको एक बार अंदाजा लग जाए कि आपको कैसे इसको लिखना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में, जैसा कि फॉन्ट टैग आ गया कि फेस साइज कलर कैसा चाहिए, कि आपका फॉन्ट फेस कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कौन से टैग को काम में लेते हैं। तो भैया देखिए, सबसे पहले हमारे पास में फॉन्ट टैग में जो आते हैं वो आता है फेस एट्रीब्यूट, कि आपको एक कौन सा स्पेसिफिक फॉन्ट फैमिली चाहिए। जैसा कि आपको एरियल चाहिए, या फिर आपको कोई और देवनागरी स्क्रिप्ट चाहिए, या फिर आपको जैसे कि कैनवस हो गया, इस तरीके की अगर स्क्रिप्ट चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं, फॉन्ट फैमिली का काम में लेते हैं। और इसका एग्जांपल कैसे स्टार्ट होता है आपको ध्यान रखना है कि ये आएगा फॉन्ट फेस, और कैसा आपको चाहिए, एरियल चाहिए या फिर सेंस सेरिफ चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए वो आप इसमें डिफाइन करेंगे। एरियल आपने डिफाइन किया, और फिर उसके बाद में दिस इज एन एरियल टेक्स्ट फॉन्ट, और फिर इसके बाद में हम लोग फॉन्ट एलिमेंट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और फिर इसी तरीके से जैसे साइज भी आपको डिफरेंट चाहिए तो आप लिखेंगे कि फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 4 पिक्सल्स। यहाँ पर ये 4 का मतलब होता है 4 पिक्सल्स, और फिर इसके बाद में डिस्क टेक्स्ट साइज इज 4, तो ये 4 की साइज में ही आपको दिखेगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि आपको एक कलर चाहिए अलग, तो हमने सबसे फर्स्ट में इसको डिफाइन कर दिया था, जैसे कि हमने आप लिख दिया कि फॉन्ट कलर कैसा चाहिए, दिस टेक्स्ट इज रेड। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक बात ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर ये आएगा फॉन्ट, फिर उसके बाद में आएगा कलर। कलर कैसा चाहिए आपको, कलर आपको चाहिए रेड, तो आप एग्जाम के अंदर ये नंबर मत लिख के आना, आपको लिख के आना होगा रेड, ये बात ध्यान रहे। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न सीएसएस अल्टरनेटिव, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो ये आपको पढ़ना नहीं है। और फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है कि हम इमेजेस किस तरीके से इंसर्ट कर पाएंगे इसमें, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया आपके एमसीक्यूज के अंदर। तो देखिए, अब इमेजेस इंसर्ट करने के लिए हमारा जो टैग रहता है वो रहता है IMG टैग रहता है। अब इसका काम क्या होता है, इसके लिए डिफरेंट रहते हैं, जैसे कि इमेज के अंदर उसका सोर्स क्या है, उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है, और उसके साथ में उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो कि वहां पर दिखेगा। अब ये जो ALT होता है, इट प्रोवाइड द अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज इफ कैन नॉट बी डिस्प्लेड, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सेसिबिलिटी एंड CEO के पर्पज से बहुत ज्यादा, अरे CEO बोल रहा हूं, SEO के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए SRC का मतलब होता है कि इमेजेस कहां पर लोकेटेड है, तो हम जो इसका एग्जांपल स्टार्ट होगा इमेज SRC, और फिर उसके बाद में उसका पूरा एग्जांपल आ जाएगा .jpg करके, हमने उस इमेज को लिख दिया। फिर इसके बाद में उसकी विड्थ कितनी है, विड्थ हमने लिख दिया यहां पर 300 पिक्सल्स है। फिर उसके बाद में उसकी हाइट लिख करके हमने हाइट लिख दी 200 पिक्सल है। फिर उसके बाद में अल्टरनेटिव कैसा रहेगा, अल्टरनेटिव जो इसका रहेगा वो रहेगा यहां पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज की, वो उस तरीके से अगर इमेज शो नहीं होती तो क्या दिखेगा उस केस के अंदर, ठीक है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाता है जो कि इमेज नहीं देख पाते। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये लास्ट टैग है। ये देखने के बाद में हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा भैया, ठीक है। ये बात मैं आपको बता देता हूं। अब एक आपके इस साल के सैंपल पेपर में 3 नंबर में क्वेश्चन था, जैसा कि उसमें आपको 3 ऑप्शन गिवन थे। अगर आपने इस साल का पेपर नहीं देखा है तो महाराज पेपर जाकर के देख लीजिएगा, पेपर आएगा आपके जरूरी है। जैसा कि एक चीज है, ये मैंने लिख दिया NH3, या फिर जैसे कि हमारी एक क्यूब आ गई x क्यूब, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ये जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो अब यहां पर जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा उसे हमें लिखना होगा, तो हम इसकी स्टार्टिंग इस तरीके से करेंगे, हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे SUP, और लेकिन अब टेक्स्ट पहले आएगा इसमें, तो यहां पर टेक्स्ट आएगा, फिर सुपर स्क्रिप्ट में हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। तो अब जैसा कि मैंने यहां पर इसको आपको लिख करके दिखाई इस एलिमेंट के अंदर कि हमारा पैराग्राफ यहां पर स्टार्ट हो रहा है E = MC, ठीक है। आपने फेमस इक्वेशन सुनी होगी क्लास 12th में जाकर के, समझो कि E = MC² का मतलब क्या होता है। तो यहां पर हमारा जो टेक्स्ट है पूरा ये पूरा एक टेक्स्ट है, इसमें कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, वो बोलेगा A + C + B का होल क्यूब बताओ, तो आपको पूरा एक टेक्स्ट समझना है। तो हमने सिंपल से इसमें पूरा एक टेक्स्ट लिखा है E = MC, फिर इसके बाद में हमें ये जो 2 है ये कैसा चाहिए, ये चाहिए ऊपर, तो जो भी ऊपर चाहिए, ऊपर मतलब सुपर, तो सुपर के लिए हम
हम लोग क्या लिखेंगे, सुपर और 3 के साथ में हमने उसे लिख दिया, या फिर सुपर 2 के साथ में हमने इसे स्टार्ट किया। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है सबस्क्रिप्ट, तो भैया देखो सबस्क्रिप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपने ये देखा, अब भैया यहाँ पर ये 2 नीचे आ गया, तो अब इसके लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट काम में लेते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, पैराग्राफ स्टार्ट किया, एच स्टार्ट किया, और सबस्क्रिप्ट आपने लगाया SUB से स्टार्ट होता है, SUB से यहाँ पर ये स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद में SUB टैग से आप इसको क्लोज कर देंगे। तो ये कैसा दिखेगा आपको, X2 फॉर्म में ये दिखने वाला है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में, सभी के सभी हमने एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर दिया है, और ये इस तरीके से आपको इसमें दिखेगा। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो आता है कि आपको टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो टैग्स की काम में लेकर के। जैसा कि इस साल के सैंपल पेपर में ये एक क्वेश्चन आया था, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे ये बस आप एक बार समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको बेसिक टेबल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे कि टेबल जो एलिमेंट होता है ये टेबल डिफाइन करता है, ऑटोमेटिकली टेबल आने लग जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो TR है ये रो को डिफाइन करता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इधर से इधर जब हम लोग जाते हैं तो ये रो होती है, और रो का मतलब ये होता है हमारी जो भी टेबल रहेगी, जैसे कि ये इस तरीके से एक टेबल है हमारी, तो हम जब भी इसको डिफाइन करेंगे तो इस रो में सबसे पहले एक इस एलिमेंट को इन तीनों को डिफाइन करेंगे एक साथ, रो को डिफाइन करेंगे, कॉलम को डिफाइन नहीं किया जाता। फिर इसके बाद में जो TH होता है, ये बात ध्यान रखनी है, TH का मतलब ये होता है कि हमारी जो उस मतलब कि रो है उसमें हेडर कैसा दिखेगा। जैसा कि मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखाता हूं इस वाली टेबल का, तो इसमें जो फर्स्ट वाली एलिमेंट है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ये कैसे हैं, ये है हेडर। तो इसके लिए हम लोग TH एलिमेंट को काम में लेते हैं इसमें एंट्री डालने के लिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है TD का मतलब ये होता है कि हमारी जो भी डेटा सेल है उसमें हम लोग कैसे वैल्यूज को ऐड करते हैं। हम लोग एक बार जल्दी से इसी एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको ऊपर ही ऊपर यहां पर हेडिंग दिख रही होगी, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा कोड रहेगा वो ये रहेगा कि हमने HTML स्टार्ट किया, हेड स्टार्ट किया, टाइटल लिखा, टाइटल बंद किया, फिर हेडिंग स्टार्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल, तो हमने टेबल एट्रीब्यूट को स्टार्ट किया। और जो भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, जैसे कि इसमें हमें क्या गिवन है कि टेबल का बॉर्डर होना चाहिए 2, हाइट होनी चाहिए 100, विड्थ होनी चाहिए 300। तो आपको तीनों की तीनों एक ही लाइन में लिख देने हैं कि बॉर्डर हो गया यहाँ पर 2, हाइट हो गई 100, फिर उसके बाद में विड्थ 300, और सेल पैडिंग आपको जो भी गिवन है वो आपको सबसे फर्स्ट उसमें एंट्री कर देनी है। फिर इसके बाद में जो सेकंड है कि ये जो है ये बोल्ड में हमें चाहिए, तो इसके लिए हम लोग जो एलिमेंट काम में लेंगे वो एलिमेंट हम लोग काम में लेंगे यहाँ पर TH। और यहाँ पर एक एलिमेंट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि नीचे तो सभी के अंदर 3-3 एंट्री हैं, जैसे कि 1, 2, 3 रो के अंदर 3 कॉलम की एंट्री है, लेकिन ऊपर क्या है, ऊपर तो केवल और केवल एक ही एंट्री है। तो अब हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे कि जैसे कि कॉलम स्पेन हमें 3 को एक साथ मर्ज करना है, तो इसके लिए हमने कॉलम स्पेन को काम में लिया। फिर उसके बाद में हमें कैसा चाहिए, अलाइनमेंट कैसा चाहिए, अलाइनमेंट चाहिए हमें सेंटर में, तो हमने सेंटर में लिखा। फिर उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर एम्प्लॉय, फिर टेबल, फिर हमने इस TH एलिमेंट को क्लोज कर दिया। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी जैसे कि सेकंड रो। तो अब सेकंड रो में जब आप देखेंगे तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कैसे हैं, बोल्ड के अंदर। तो हमने इसको एज अ हेडिंग में नी रो को स्टार्ट किया, TH करके हमने एम्प्लॉय ID लिखा, फिर एम्प्लॉय नेम लिखा, ये सारे के सारे हेडिंग में। फिर इसको हमने क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट रो है इसके अंदर इनके नंबर्स हैं, तो हमने इस तरीके से लिखा यहाँ पर TR और TD1 जो कि नॉर्मल एक सेल की एंट्री होती है। फिर इसी तरीके से TD करके हमने इस तरीके से इसकी पूरी पूरी एंट्री करी। तो आपने इस वीडियो को अगर यहां तक देखा है तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा द एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में ई-कॉमर्स एंड सिक्योरिटी। तो अब देखो ये पूरी जो यूनिट है ये है साइबर एथिक्स की। अभी हम लोग इंटरनेट के ऊपर इतना एक्टिव होते हैं तो हमारे को पता भी होना चाहिए कि क्या होते हैं हमारे साइबर क्राइम्स, क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग इससे बच सकते हैं। तो ये सब चीजें इस यूनिट में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ई-कॉमर्स एंड सिक्योरिटी की। तो इन ई-कॉमर्स द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस ओवर ई-कॉमर्स इज एबिलिटी टू डू अ बिजनेस ऑनलाइन वाया इंटरनेट। कि भाई ई-कॉमर्स सिंबल सही होता है कि जैसे कि आप लोग दुकान पर जाते हो ऐसे आप लोग इंटरनेट के ऊपर आते हो और आप कोई भी लेन देन करते हो इसमें, समझ गए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि द प्राइवेसी इन द ई-कॉमर्स मींस द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रेडिंग थ्रू ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी इन अ वाइटल ई-कॉमर्स। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ जैसे कि जो ई-कॉमर्स का मतलब सिंबल सा ये होता है कि जैसे कि जो आप है ना किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, आप पेमेंट करते हो, तो वो जो आपकी प्राइवेसी, आपके कार्ड नंबर, ये सब जो चीजें हैं वो सिक्योर करना
करना ही उसका काम होता है। अब जैसे कि यहाँ पर इसमें फ्रॉड भी हो जाते हैं। कौन से फ्रॉड होते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया, रिफंड फ्रॉड हो गया, कार्ड टेस्टिंग का फ्रॉड हो गया। बोलेंगे आपको कि हेलो सर आपका कार्ड काम नहीं कर रहा, आप अपने कार्ड का नंबर बता दीजिए, और फिर उसके बाद में ओटीपी बताएंगे, फिर इसके इसी तरीके से आपके साथ में स्पैम हो जाता है या फिर स्कैम हो जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कंप्यूटर एथिक्स। क्या होते हैं हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। कंप्यूटर एथिक्स को हम लोग डिफाइन करेंगे कि कंप्यूटर एथिक्स आर द सेट ऑफ द मोरल स्टैंडर्ड दैट गवर्न द यूज ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट इज द सोसाइटी व्यू अबाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। भैया सिंपल सा ये होता है कि कुछ मॉरल्स होते हैं हर एक चीज के। जैसे कि आपका मॉरल है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए और आपको सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। ये क्या है, ये है मॉरल। तो इसी तरीके से क्या होता है कि कंप्यूटर एथिक्स के भी मॉरल्स होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है आप इसका कैसे यूज करेंगे, हार्डवेयर है इसका कैसे यूज करेंगे। तो ये सब चीजें आती है कंप्यूटर एथिक्स में। एंड द प्राइवेसी कंसर्न, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स इफेक्ट द सोसाइटीज एंड आर द सम कॉमन इश्यूज ऑफ अ कंप्यूटर एथिक्स। तो यहां पर आपको कंप्यूटर एथिक्स में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो एक तो प्राइवेसी कंसर्न का, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो थोड़ा ध्यान में रखना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्राइवेसी कंसर्न, तो प्राइवेसी कंसर्न में तीन चीजें आती है। सबसे पहले आती है वो आती है हैकिंग। हैकिंग क्या होती है, हैकिंग को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज एन अनलॉफुल इंट्रूशन इनटू अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क। कि भैया बिना किसी की इजाजत के आप लोग उनके कंप्यूटर में या फिर उनके नेटवर्क में घुस रहे हैं। एंड अ हैकर कैन इंटररूट थ्रू द सिक्योरिटी लेवल्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और द नेटवर्क एंड कैन एक्वायर द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द अदर कंप्यूटर। तो भैया यहां पर क्या होता है कि हैकर क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि आपका कोई भी वाईफाई है या फिर आपका फोन है, आपका कंप्यूटर, उसमें क्या होगा कि वो अनएथिकल वे से आपके कंप्यूटर की एक्सेस ले लेगा, फिर उससे आपका डेटा चोरी कर लेगा या फिर उसको खराब कर देगा। जो भी वो करेगा ये सब कुछ अनएथिकल होता है क्योंकि वहां पर आपकी परमिशन नहीं होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है मालवेयर। मालवेयर का मतलब क्या होता है, इट इज द मैलिशियस सॉफ्टवेयर विच क्रिएट्स इम्पेयर टू द कंप्यूटर सिस्टम। कि भैया जैसे कि मालवेयर का मतलब होता है एक वायरस होता है, जिससे कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ एक वायरस हो जाता है, आपका कंप्यूटर सही ढंग से काम नहीं करता, या फिर ये एक तरीके से वायरस होते हैं या फिर स्पाईवेयर होते हैं, वॉन्ट्स होते हैं या फिर ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि आपके कंप्यूटर को है ना हैक कर देते हैं और आपके उसको खराब कर देते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है कि आल्सो द मतलब कि आल्सो नोन एज द इंफॉर्मेशन प्राइवेसी और द डेटा प्राइवेसी, एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ सेफ गार्डिंग द डेटा विच इन नीड्स टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल प्राइवेसी राइट्स विच आर स्टिल ऑथराइज्ड डेटा टू बी यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस। तो यहां पर सिंपल सा डेटा प्रोटेक्शन के अंदर कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर है और आपके डेटा को अब जो प्राइवेसी है वो दी जा रही है। अब यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्वेश्चन आता है, 100% आएगा। तो इस बार भी ध्यान से सुनो। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं वो क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द लीगल राइट दैट कवर द प्रिविलेज गिवन टू द इंडिविजुअल हु आर द ओनर और द इन्वेंटर ऑफ वर्क। कि भैया ये एक ऐसे राइट होते हैं जो कि आप उस वेबसाइट का ओनर है या फिर उस बिजनेस का ओनर है उसको देते हो, एंड हैव क्रिएटेड समथिंग विद द इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी। जैसे कि मान लो कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, अब इस यूट्यूब चैनल को मैंने मेरी क्रिएटिविटी से किया। अब यहां पे क्या होता है कि जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं फिर आप मेरे साथ में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है इसको मैं प्राइवेट रखूं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपने पूछा कि भैया मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूं, मेरे साथ में ऐसा नहीं हो रहा, तो आपको है ना यहाँ पर आपकी जो ये पूरी आइडेंटिटी है इसको यहाँ पर सेफ रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल रिलेट टू द एरिया सच एज द लिटरेचर, म्यूजिक, इन्वेंशन एंड कैन बी गारंटीड सच राइट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द बिजनेस प्रैक्टिसेस बाय देम। अब जैसे कि मान लो कि हमारे चैनल है, हमारे चैनल से बहुत सारे लोगों ने वीडियोस को कॉपी किया, तो वहां पर यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरे को राइट होता है क्योंकि वो वीडियोस मैंने खुद ने इन्वेंट किया था, मैंने खुद ने क्रिएट किया था। तो ये राइट मेरे को होता है कि मैं ना उसके अगेंस्ट में ना कॉपीराइट होता है मेरे पास में कि मैं उसको कॉपीराइट देकर के मेरी वीडियोस को यूज किया इसलिए उसके चैनल को टर्मिनेट करवा सकता हूं। तो ये होता है इंटेलेक्चुअल राइट। अब इसके बाद में जैसे कि यहाँ पे इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि द क्रिएटर एंड द इन्वेंटर गेट्स द
exclusive right against any misuse of a work without his or her prior information। कि भैया मेरी इच्छा के बिना या फिर मेरे को बिना बताए अगर आप मेरी जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज में लोगे तो वहां पे मैं आपको कॉपीराइट दे सकता हूं, आपके चैनल को मैं टर्मिनेट कर सकता हूं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि however the rights are guaranteed for a limited peoples to a period of a time to maintain equilibrium। यहां पर जो राइट्स होते हैं ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं जिससे कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। एंड द फॉलोइंग एक्टिविटीज विच आर कवर्ड इन द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ये गिवन है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग हो गया, साइंटिस्ट डिस्कवरीज हो गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनफेयर कंपटीशन हो गया, लाइब्रेरी हो गया, आर्टिस्ट हो गया, ये सब आप एक बार पढ़ लेना। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, ठीक है। 5 से 6 होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सबसे पहला होता है वो होता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है जैसे कि आपने खुद ने कोई इन्वेंशन किया है तो उस इन्वेंशन से गवर्नमेंट आपको एक ऐसी अथॉरिटी देती है कि उस इन्वेंशन को कोई और नहीं कर सकता, वो इन्वेंशन आपका ही माना जाएगा और आपके परमिशन के बिना नहीं करेगा। फिर चाहे आप उसको सेल कर सकते हो उसके बाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आपके इन्फॉर्मेशन के बिना नहीं यूज में लिया जाता। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ट्रेडमार्क हो गया, और इसके साथ में हो गया ट्रेड सीक्रेट हो गया, लेआउट डिजाइन हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया और कॉपीराइट हो गया। ये सारी की सारी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। तो ये याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद रख लेना इस डायग्राम को। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस और प्रोप्राइटरी लाइसेंस, फिर फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या होता है। अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लाइसेंसर और द ऑथर एंड द परचेज ऑफ अ पीस ऑफ विच एस्टैब्लिश द परचेज राइट्स। मतलब जैसे कि देखो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि मान लो कि एडिट करने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूं एडोबी प्रीमियर प्रो होता है। अब उसका एक एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है, तो वहां पर क्या होता है कि जिसने उसको इन्वेंट किया था उसने उस जो सॉफ्टवेयर है उसको इन्वेंट करके और उसने ना उसको सेल कर रखा है कि जैसे कि साल भर के लिए मेरे को उसके लिए कुछ पे करना होता है। तो वही यहां पर एक तरीके से क्या होता है कि जो एग्रीमेंट होता है ना, सॉफ्टवेयर लाइसेंस दे देता है मेरे को कि 1 साल तक मैं उनका यूज कर सकता हूं। अगर मैं उनके लाइसेंस के बिना यूज करता हूं तो वो जो होता है एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, पायरेटेड सॉफ्टवेयर हो जाता है और उस केस के अंदर वो जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे को लाइसेंस देते हैं कि मैंने उनको कुछ अमाउंट पे किया है तो इससे वो मेरे को लाइसेंस दे रहे हैं कि मैं 1 साल तक उसको यूज कर सकता हूं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इट डिफाइन हाउ द सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड एंड व्हाट हैपन इन द इवेंट ऑफ ब्रीच, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर। तो ये क्या होते हैं? प्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर जो कि समटाइम्स रेफर टू द क्लोज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि इज अ सॉफ्टवेयर दैट आर लीगली रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हमेशा ही उस ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर रहेंगे, वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, और द इंडिविजुअल हु क्रिएटेड इट, जिसने भी उसको क्रिएट किया ना हमेशा के लिए उसके ही वो सॉफ्टवेयर रहने वाले हैं। एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑन द राइट्स टू द प्रोडक्ट यूजुअली डू नॉट रिलीज द सोर्स कोड एंड मे इनलिस्ट दोज हु हैव परचेज्ड द स्पेशल लाइसेंस की कैन यूज इट। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था ना वो इसका एग्जांपल था। तो जैसे कि वहां पर मैंने एडोबी प्रीमियर प्रो खरीदा है तो उसके लिए मैंने कुछ एक अमाउंट पे किया है, तो वही यहां पे होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है? फ्री सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज फ्रीवेयर, इज अ लाइसेंस्ड एट अ नो कॉस्ट। इसके अंदर कोई भी कॉस्ट नहीं देना होता। जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। एंड इट इज यूजुअली अ क्लोज्ड सोर्स, और ये क्लोज्ड सोर्स होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एंड अ प्रोग्राम इन अ फ्री सॉफ्टवेयर व्हेन द यूजर हैज, कि अब ये कौन सा प्रोग्राम है जो कि फ्री सॉफ्टवेयर होगा, जैसे कि जो क्या क्या राइट्स हैं यूजर के पास में होती है। तो सबसे पहले द फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पस, कि वो किसी भी पर्पस के लिए उस प्रोग्राम को रन कर सकता है। द फ्रीडम टू एक्सेस द सोर्स कोड एंड स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, आप उसके सोर्स कोड को देख सकते हो और वो किस तरीके से वर्क करता है, ये राइट होता है। एंड द फ्रीडम टू अडॉप्ट इट्स यूजर नीड, आप ना उसको चेंज कर सकते हो यूजर के अकॉर्डिंग कि यूजर को ये चाहिए या फिर ये चाहिए। फिर इसके बाद में द यूजर टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज एंड द फ्रीडम टू इंप्रूव द प्रोग्राम एंड रिलीज द इंप्रूवमेंट टू द पब्लिक सो दैट द होल कम्युनिटी कैन गेट बेनिफिट ऑफ इट। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ फ्री एंड ओपनली अवेलेबल टू एवरीवन, कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हर किसी के लिए अवेलेबल हो और हर कोई उनको यूज कर सके। एंड पीपल हु क्रिएट ओपन सोर्स प्रोडक्ट पब्लिश द कोड एंड अलाउ द अदर यूजर टू यूज इट एंड मॉडिफाई इट। जो लोग उसको क्रिएट करते हैं वो दूसरे यूजर्स को भी अलाउ करते हैं कि उसको कोड करें
करें और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में कम्युनिटीज ऑफ प्रोग्रामर्स ऑफ्टन वर्क टुगेदर टू डेवलप द सॉफ्टवेयर एंड सपोर्ट द यूजर्स एंड ओपन सोर्स प्रोडक्ट आर यूजुअली टेस्टेड इन द पब्लिक बाय ऑनलाइन कंट्रीब्यूटर्स। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि आरटीआई है। अब ये क्या बोलता है? इट इज द रेवोल्यूशनरी एक्ट अंडर विच अ कॉमन मैन कैन डिमांड एनी गवर्नमेंट एजेंसीज टू फर्निश द इंफॉर्मेशन। एंड फिर इसके बाद में है कि यहां पर द ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंडेड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट विद इन द 30 डेज एंड फॉलोइंग विच ऑफिसर कंसर्न इज स्लैब्ड विद द मॉनेटरी फाइन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये एक्ट आपको ये राइट देता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जाकर के पूछ सकते हो कि आपके काम करने का तरीका क्या है, आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, आप अगर उसके अंदर काम करते हो, या फिर आप गवर्नमेंट से भी पूछते हो कि भैया ये आप किस तरीके से काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो यहां पे आरटीआई एक्ट जो है आपको पावर देता है कि आप उनसे जाकर के पूछ सकते हो। अगर वो उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं बताते हैं तो उनके अगेंस्ट में ऑफिशियल एक एक्ट लिया जाएगा जिससे कि आपको मॉनेटरी फाइन उनको भरना पड़ता है। तो ये सब चीजें होती हैं आरटीआई के अंदर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।